सर्दियों की एक रात थी और दरबार की मर्दानगी भरी रोशनी भी मानो कुछ थक चुकी हो। मशालों की लौ कमजोर, दिए मंद और महल के विशाल हॉल में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। अकबर बाईस की आंखों में चिंता का एक असमंजस था। वे अक्सर अपने दरबार में न्याय और हंसी के लिए मशहूर थे, पर आज कुछ ऐसा घटा था जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया था। उसी दरबार का एक कोना था जहां बीरबल बैठे हुए थे। उनकी आंखों में वही चुलबुली चमक थी, पर चेहरे पर गहरा सोच का पर्दा था। बीरबल के पास बैठा हुआ एक युवक, रोशन नाम का एक अनपढ़ सिपाही, कांप रही आवाज में कुछ कह रहा था, जिसे सुनकर दरबार में बैठे सभी जिज्ञासु हो उठे। रोशन की आवाज में दर्द और भय दोनों थे। उसने बताया कि गांव के एक अंधेरे जंगल में एक चमकती वस्तु मिली, ऐसी चमक जो न तो किसी मशाल की थी न चांद की, जैसे सच्चाई की रोशनी किसी भेद में चमक उठी हो। उस रोशनी ने गांव वालों के बीच विवाद खड़ा कर दिया था। कुछ ने कहा वह कोई देवी देवता की वस्तु है, तो कुछ ने कहा वह शैतानी है। कई लोग उस रोशनी के आते ही सच का खुलासा करने लगे, लेकिन सच क्या सच में वहां था, या लोग केवल अपनी आंखों की, अपने हृदय की सच्चाई देख रहे थे? रोशन ने कहा कि गांव में दो भाइयों के बीच बड़ा झगड़ा चल रहा था। एक ने आरोप लगाया कि दूसरे ने उसकी जमीन छीन ली, पर अजीब बात यह थी कि दोनों का सच अलग दिखाई देता था जब वे उस चमक के सामने खड़े होते थे। एक सच्चा दिखता तो दूसरा झूठा, और कई बार दोनों ही सच्चे दिखाई दिए। बातें उलझती चली गईं और गांव का शांति नष्ट हो गई। अकबर के मन में न्याय और व्यवस्था की आग जल उठी। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम समझते हो बिहारी, इस अंधेरी चमक में क्या रहस्य है? क्या यह वस्तु हकीकत में सच दिखाती है या लोगों की इच्छाएं? गांव में ऐसा क्या हुआ कि सच्चाई ही दोहरी हो गई? बीरबल ने थोड़ी देर आंखें बंद रखीं, फिर धीमे से कहा, महाराज, सच्चाई कभी भी केवल एक चीज नहीं होती, पर कुछ चीजें हैं जो अंधेरे में चमक कर लोगों के अंदर के सच को बाहर निकाल देती हैं। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उस चमक को कौन देख रहा है और किस नजरिए से देख रहा है। मैं वहां जाकर खुद देखूंगा, पर आपकी परमिशन है कि न्याय होगा। अकबर ने वही शह दे दी और अगले दिन पूरे दरबार की सेना के साथ बीरबल और रोशन गांव की ओर चल पड़े। वहां पहुंचा तो अंधेरे जंगल की चौहार खाली पड़ी थी। गांव में लोगों के चेहरों पर थकान, डर और उत्सुकता का अजीब मिश्रण था। बीरबल ने सीधे उस जगह का रुख किया जहां रोशन ने चमक देखी थी। गहरी रात थी, पर अचानक उन्होंने देखा एक सूक्ष्म पर लगातार चमकता हुआ अंश जमीन पर थिरक रहा था, जैसे कोई छोटा तारा पेड़ों के बीच गिरा हो और जमीन से बोलने लगा हो। बील और झाड़ियों की गंध के बीच बीरबल ने अपने चतुर मुंह से कहा, जो भी इस रोशनी के पास आया सच का हिस्सा देखता है, पर क्यों अलग अलग? चलो पहले गांव वालों की बातें सुनी जाए। गांव के सरपंच ने कहा कि उस चमक ने उनके छोटे छोटे पापों को उजागर किया, उनके मन में छुपी लालच की बातों को, परंतु उसने भी कहा कि इस चमक ने गांव की झूठी भावनाओं को मिटा दिया। एक बूढ़ी औरत ने आंसू छलकाते हुए कहा कि उसकी बेटी को कोई छुपकर प्रेम का पत्र दे रहा था और चमक की रोशनी में उसने उस पत्र के लेखक का चेहरा देखा। परंतु उसी रात गांव के कच्चे पक्के मोहल्ले में किसी ने कहा कि उसने तब अपनी आंखों से अपने घर के कुहनी पर लगी कीलें देखी, वे कि किसी दूसरे में चली गई थीं। वह आदमी किसी और का मीठा दिखने लगा। सबकी वाणी बेचैन और मन में अंदर की बातें लेकर भटक रही थी। बीरबल ने गांव के दोनों भाइयों से बात की। पहला भाई महेश एक कड़ा और नम्र किसान था, जिसे गांव वाले सच्चे मन से जानते थे। दूसरा रामेश ऊर्जावान और तीव्रमन वाला युवक था, जिसे कुछ लोग लालची कहने लगे थे। दोनों ने अपनी अपनी बातों में सच्चाई की ऐसी परतें बखान की कि बीरबल क्षण भर के लिए चकरा गए। महेश ने कहा कि उसकी ही जमीन पर रामेश ने खेत का एक किनारा ले लिया है और उस किनारे पर एक प्राचीन कुआं है,
जिसे पीढ़ियों से महेश परिवार ने रखरखाव किया था। रामेश ने कहा कि वह कुआं बचपन में उसे बचाने आया था और उसने उसकी जमीन पर काम करने के अधिक अधिकार पाए। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर उनमें से एक की बात सुनकर गांव के लोग सच्चाई तय करने लगे। किसी ने महेश को सही माना, किसी ने रामेश को, और कुछ ने दोनों में से किसी को भी पूर्णतः सही न ठहराया। अंधेरी चमक ने हर आदमी की अंदर की चीजों को बाहर निकाल दिया, पर बाहर निकला सच एक दूसरे से मेल नहीं खाता था। बीरबल कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने गांव वालों को एकांत में बुलाया और कहा, मैं इस चमक के पास नहीं खड़ा होकर किसी का दोष तय करूंगा, मैं इस चमक को समझूंगा। और इसी विचार के साथ उन्होंने रात भर जगाकर चमक की खोज की। दमकती रोशनी उन दोनों भाइयों के बीच के पुराने किस्सों में घुली हुई थी। एक बार रामेश ने महेश की मां की मदद की थी, पर फिर भी गांव में अफवाहें उड़ती रहीं। बीरबल ने सोचा कि शायद यह रोशनी केवल एक पिंड नहीं है, यह किसी उस चीज की प्रतीक है जो लोगों की आंखों में सच्चाई के पर्दे को हिला देती है। एक ऐसा दर्पण जो अंधेरे में चमककर लोगों की आत्माओं की परतों को दिखा देता है। वहां से लौटकर जब बीरबल दरबार पहुंचे, उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अंदर की सूचनाएं इकट्ठी की और गांव के दोनों भाइयों से फिर मिलने का कार्यक्रम रखा। पर इस बार केवल वे दोनों नहीं थे, उनके साक्ष्यों के कुछ पुरालेख, खेत के नक्शे और उस कुएं के पुराने बर्तनों के निशान भी साथ लाए गए। बीरबल जानते थे कि सच को उजागर करने के लिए केवल आत्माओं की रोशनी नहीं पर्याप्त है, हमें ठोस सबूत भी चाहिए। उन्होंने दोनों भाइयों को दरबार में खड़ा करवाया और कहा, आज इस अंधेरे में चमकने वाली सच्चाई की जगह हम उजाले में बैठकर देखेंगे। जो सत्य है उसे सबूतों के साथ सामने लाया जाएगा। पर बीच में अटकाव तब हुआ जब रामेश ने क्रोधित होकर कहा, यह चमक हमारे बीच क्या ला रही है? वह वहां खड़ी हुई रोशनी मुझे उस रात की याद दिलाती है जब मेरे पिताजी ने मुझे बचाया था, पर वह मुझे और अधिक ताकत देती है और लोग मुझे शक की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। महेश की आंखों में गुस्सा उभरा और उसने कहा कि वह चमक मेरे लिए माँ का चेहरा दिखाती है, उसकी मेहनत, उसके आंसू। और जब मैं उस चमक के सामने खड़ा था तो मुझे लगा कि मेरा हर दर्द सच है, पर ये लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। दोनों की सदियों पुरानी यादों में अंधेरा और रोशनी एक साथ बिखरी थी। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर कहा, सच उन आंखों में चमकता है जो उसे देखती हैं, पर क्या वह सच न्याय के काबिल है? दरबार ने मौन रखा। बीरबल ने कहा, हम रोशनी से नहीं, तथ्यों से निर्णय लेंगे। उन्होंने गांव के पुरातन अभिलेखों की तलाशी शुरू की। किसी जमाने में उस कुएं के पास एक छोटी सी मंदिर सी जगह थी, जहां गांव के 3 बड़े पुजारी बैठकर न्याय करते थे। वहां कुछ दस्तावेज मिले जिनमें लिखा था कि खेत के उस टुकड़े पर पहले एक कुबेर का चिन्ह था, जो समय बदलने पर किस्सों में खो गया। पर दस्तावेजों में एक मुख्य बात थी, कुबेर की मुहर, जो कि एक छोटे तांबे के थाल पर उकेरी गई थी, कुएं के पास गिरी हुई लिखी मिली थी। बीरबल ने ध्यान से देखा, उस तांबे के थाल पर निशान स्पष्ट थे, पर एक उल्टा निशान उस थाल पर किसी ने दबा दिया था, जैसे किसी ने मुहर अलग भाव से लगाया हो। क्या कोई जानबूझकर इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा था? बी के आगे की छानबीन में बीरबल ने गांव के कुछ बुजुर्गों से पुरानी कहानियां सुनवाईं। कहानी ऐसी निकली कि किसी पुराने समय में 2 भाइयों ने मिलकर उस कुएं की रक्षा की थी, पर समय के साथ अधिकार बतौर जमीन बांटने में विवाद हुआ। एक दिन चोरों ने कुएं से चांदी निकाल ली और गांव में झगड़ा शुरू हो गया। उस समय गांव का एक जिल्लेदार साहिब आया और उसने 3 हिस्सों में जमीन बांट दी, पर दिल में शिकायत बनी रही। बीरबल को लगा कि इस कहानी में कोई छिपा हुआ धागा है जो आज भी उलझा हुआ है। फिर एक शाम जब चांद ढलने लगा और महल की दीवारों पर नीला उजाला पड़ता था, बीरबल ने एक सपना देखा। सपने में वह उसी अंधेरी चमक के सामने खड़े थे और रोशनी ने उन्हें कहा,
मैं केवल परछाइयों को छूती हूँ, पर परछाइयों के पीछे जो नाम है वह बदल नहीं सकती। बीरबल ने सपने में उस आवाज को पकड़ा, वह सरल और स्थिर थी। वे जागे और समझ गए कि जिस चीज को वे चमक समझ रहे थे वह वस्तुतः किसी अतीत की याद या प्रतीक हो सकती है। एक ऐसा प्रतीक जो लोगों के भीतर छिपे सच को उजागर कर देता है, पर न्याय और सबूतों को उसकी जगह पर रखना भी बेहद जरूरी है। बीरबल ने अपनी योजना बदली। उन्होंने गांव के दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, यदि इस चमक से आपके भीतर जो सच्चाई बाहर आ रही है वह अतीत से जुड़ी है, तो हमें अतीत की परतों को खोलना होगा। पर झूठ और सच के बीच की सीमाएं केवल रोशनी से नहीं, तथ्यों से तय होंगी। उन्होंने दोनों भाइयों से पूछा कि उस तरह के तांबे के थाल का पीछा किसने किया और उस मुहर का असली मालिक कौन था। रमेश का चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीरे से बताया कि उसकी दादी ने एक कबाड़िया को वह थाल वर्षों पहले दिया था और वह थाल किसी तरह से गायब हो गया। बीरबल ने तुरंत गांव के कबाड़ी से पूछताछ की और पता चला कि थाल को बेचने के बाद कुछ हिस्सों अलग हो गए थे और जो बचा था वह एक कारीगर के पास चला गया था। वह कारीगर अब शहर में था, पर उसने तब एक विशेष चिन्ह किसी ग्रामीण चौकीदार के पास छोड़ा था। इस तरह धीरे धीरे घटनाएं जुड़ती चली गईं और बीरबल ने हर कड़ी पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि जहां चमक लोगों के भीतर के सच को दिखाती है, वहां लोग अपने अपने दर्द और लालच को भी सच मान बैठते हैं। किसी ने अपनी नफरत को सच्चाई का आवरण दे दिया, तो किसी ने अपनी पीड़ा को रोशनी की शक्ति मान लिया। बीरबल ने गांव वालों को समझाया कि रोशनी उन्हें प्रतिबिंब दिखाती है, पर वह प्रतिबिंब यदि किसी के असली दावे से मेल नहीं खाता तो उसे रोशनी का बहाना बनाना अपराध है। पर सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक रात महल के अंदर किसी ने चुपके से सदन की झलकियों में से कुछ फुसफुसाया, एक गूंजदार आवाज जिसमें पश्चाताप और भय दोनों मिले हुए थे। वह आवाज गांव के ही एक पुराने चौकीदार हरिओम की थी। हरिओम ने दरबार में आते ही सिर झुकाया और कहा, महाराज, सच में कहना चाहता हूँ, पर डरता था कि लोग नहीं मानेंगे। उस तांबे के थाल की असली मुहर मैंने बदल दी थी। मैंने उसे अपने मालिक की इच्छा से अलग रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि दोनों भाइयों के बीच विवाद और परिवार टूट जाएगा। मैंने सोचा कि यदि मुहर बदल दी जाए तो कोई अदालती लड़ाई न हो और गांव शांत रहे। पर अब देख रहा हूं कि मेरी यह चुपके की हरकत गांव को और जटिल बना रही है। वह चमक लोगों के भीतर छुपे सच को बाहर ला रही है और सच से भागकर मैंने वही कर दिया जिससे सच और गहरा हो गया। हरिओम की आंखों में पश्चाताप की लकीरें थीं, उसकी आवाज टूट रही थी। दरबार गूंजा। अकबर की आंखों में न केवल न्याय की आग थी बल्कि करुणा की लपक भी। बीरबल ने धीरे से कहा, हरिओम, जो तुमने किया वह इरादतन सही नहीं था। तुमने सच को छुपाकर गांव को क्षति पहुंचाई, पर तुम्हारे पीछे का मकसद शांति था। दोष और नीति के बीच फर्क समझना अब हमारा काम है। हरिओम ने आंसू बहाकर अपने किए की सजा मांगी। पर बीरबल के मन में एक और सवाल था, क्या सच की चमक उस रात केवल पुरानी असमंजसता को उजागर कर रही थी या किसी ने जानबूझकर उसे गांव में फैलाया था। जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे उस चमक की कहानी खुलने लगी। वह कोई जादुई वस्तु नहीं थी बल्कि गांव की एक पुरानी शीशानुकीली चीज थी, जिस पर महीनों से रखी गई धूल और स्याही ने ऐसी परछाई बना दी थी कि किसी विशेष रोशनी में वह आभा उत्पन्न कर देती थी। पर बीरबल ने यह भी देखा कि हवाओं में घुलती अफवाहें और लोगों की अपनी अपनी भावनाएं उसे एक अलौकिक रूप दे रही थीं। अंधेरे में चमकना केवल वस्तु का गुण नहीं, यह लोगों की कल्पनाओं और संतापों का भी परिणाम था। बीरबल ने गांव वालों को समझाया कि वस्तु केवल एक कारण थी, असली वजह मानव मन की अतृप्त इच्छाएं और डर थे। उन्होंने कहा कि जब लोग अपनी आंखों के सामने कुछ देखना चाहेंगे तो वे उसे सच मान लेंगे, चाहे वह कितना भी अवास्तविक क्यों न हो।
अंततः बीरबल ने न्याय का फैसला दिया। उनने हरिओम को सार्वजनिक रूप से माफ करने के साथ साथ गांव में एक शिक्षा आरंभ करने का प्रस्ताव रखा। लोग आपसी बातों को खुलकर रखें, पर छूटे हुए दस्तावेजों और पुरालेखों की जांच इस तरह रखें कि ऐतिहासिक साक्ष्यों की मान्यता बनी रहे। महेश और रामेश को भी समझाया गया कि जमीन और रिश्तों के बीच तुलना में रिश्ते अधिक महत्वपूर्ण हैं। भूमि को विवाद का कारण नहीं बनने देना चाहिए। धीरे धीरे गांव में शांति लौटी, पर बीरबल ने गांव वालों को एक आखिरी बात कहकर भेजा, जब भी अंधेरे में कोई बात चमके, पहले अपने भीतर पूछो, क्या मैं इसका अधीर प्रतिबिंब देखकर निर्णय ले रहा हूँ या मैंने तथ्यों को ठीक से परखा है। यह वाक्य गांव वालों के दिल में घर कर गया। उन्हें पता चला कि सच्चाई केवल देखने में नहीं, पर समझने में भी है। समय बीतता गया और वह चमक भी धीरे धीरे अपनी तरह की मानो विलुप्त होती गई। पर बीरबल जानते थे कि असली काम तब पूरा हुआ था जब गांव ने आपस में संवाद करना सीख लिया और दस्तावेजों की इज्जत करना सीखा। उस चमक ने लोगों को सच्चाई की ओर मोड़ा, पर बीरबल की दी हुई शिक्षा ने उन्हें सच्चाई के साथ न्याय करना भी सिखाया। अकबर ने भी बीरबल की समझदारी और करुणा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीरबल ने केवल एक रहस्य हल नहीं किया, बल्कि लोगों के अंदर के अंधेरे को रोशनी के साथ समझने का तरीका सिखा दिया। कई साल बाद जब महल की दीवारों पर समय की लकीरें और गहरे हो चली, तब भी बीरबल की यह कहानी गांव-गांव गूंजती रही। बच्चे चमक के किस्से सुनकर डरते और उत्सुक होते। बूढ़े लोग उसे पुरानी चेतावनी मानते कि आंखों में देखी हर चीज सच्ची नहीं होती। पर उन सब की जुबान पर एक ही बात रहती, सच्चाई की चमक तब तक अर्थहीन है जब तक हम उसे समझने की कोशिश न करें। बीरबल की सबक ने यह स्पष्ट किया कि अंधेरे में चमकती सच्चाई स्वयं तो खूबसूरत है, पर उसका सही गलत विवेक मनुष्य के हाथ में होता है, और विवेक तभी बनता है जब हम निष्ठा, सबूत और दया के साथ देखना सीख लें। रात के खात्मे पर अकबर अपनी खिड़की से उस गांव की ओर देखा जहां बीरबल ने न्याय की मशाल जलाई थी। उन्होंने सोचा कि यह दुनिया कितनी अजीब है, कभी सत्य उजला होता है, कभी अंधेरा, पर बीच में यदि कोई इंसान संवेदनशीलता और बुद्धि से खड़ा हो तो चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, सच्चाई की रोशनी कभी न कभी चमककर सब कुछ सही कर देती है। बीरबल ने आंधी धूल भरी दुनिया में यह सिखा दिया था कि सच्चाई को समझने के लिए आंखों के साथ दिल और दिमाग का प्रयोग करना जरूरी है। और यही बात समय की बाजीगरियों के बीच भी स्थिर बनी रही। जैसे रोशनी अंधेरे में चमकती है, वैसे ही सच्चाई भी तब उजागर होती है जब कोई उसे सूझबूझ से देखना चाहता है। कहानियां बदलती रही, पर बीरबल और उस अंधेरे में चमकती सच्चाई की बातें अमर हो गई। हर बार जब कोई गांव किसी रहस्य का सामना करता, किसी भूल भुलिया में फंस जाता, लोग बीरबल की बात याद करते और कहते, पहले देखो फिर भरोसा करो, पहले जांचो फिर फैसला करो, और सबसे महत्वपूर्ण, इंसानियत को कभी अपने निर्णय से बाहर न रखो। इस प्रकार अंधेरे में चमकती सच्चाई ने लोगों को तब तक रोशन किया जब तक वे खुद रोशनी के अर्थ को समझने के लिए तैयार रहे। और बीरबल अपनी मुस्कान के साथ फिर किसी नए सवाल की तरफ निकल पड़ते, क्योंकि जहां प्रश्न होते हैं वहां उत्तर की रोशनी भी किसी रोज चमक कर दिखाई देती है। कहानी नंबर 2। ठंड की एक धीमी शाम थी जब आग की लपटें महल के बड़े हॉल में भी कड़क से सुनाई देने लगी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर आज उनकी आंखों में वह शहमत चमक नहीं थी जो उन्हें सदैव दरबार में एक अद्वितीय विश्वास दिलाती। उन दिनों राज्य में संकट के बाद संकट घिर आया था। न केवल बाहरी दुश्मन कतारबद्ध थे, बल्कि दरबार के भीतर की राजनीति ने भी अपने दांत दिखाए थे। अकबर का मन भारी था, क्योंकि वह महसूस कर रहे थे कि उनकी निर्णय शक्ति पर धुंधला सा असर पड़ गया है। वे चाहते थे कि उनकी आखिरी अवधि में उनके राज्य का नाम न्याय और प्रतिष्ठा दोनों में चमके, पर किस्मत कुछ और कहती थी।
वही बीरबल अपनी सामान्य सहजता और थोड़ी सखरी छवियों के साथ अंधेरे की ओर एक विशेष सावधानी लिए बैठा था। बीरबल को पता था कभी कभी एक छोटी सी भूल कितनी बड़ी लहर पैदा कर देती है। उस गलती की जड़ें दरअसल एक नाजुक पारिवारिक मामला थी। दरबार के एक प्रमुख अधिकारी जो अकबर के भरोसेमंद सैनिकों में शुमार थे, के परिवार में जमीन का विवाद उभर आया था। उस अधिकारी का नाम रतनमल था। वह बुद्धिमत्ता और उदारता के लिए जाना जाता था, पर उसकी जाति की जड़ें कुछ ऐसे लोगों से जुड़ी थीं जिनसे दरबार के कुछ सदस्य नाखुश थे। रतनमल के खिलाफ गलत सूचनाएं फैल चुकी थीं, जिनमें उसे बागीपन और खुफिया दस्तावेज लीक करने का आरोप लगाया गया था। अकबर ने दबाव और भय के बीच उस समय का एक ऐसा निर्णय किया जो बाद में उनकी अंतिम भूल के रूप में जाना गया। उन्होंने बिना पूरी जांच के रतनमल को पद से निलंबित कर दिया और उसकी संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दे दिए। यह कदम अकारण था। न्याय का ठोस आधार न होने पर भी अकबर ने अपने विश्वासघात के डर से यह कठोर निर्णय ले लिया। यह भूल केवल रतनमल के लिए नहीं, बल्कि पूरे दरबार और राज्य के राजनैतिक संतुलन के लिए विषाक्त साबित हुई। रतनमल स्वयं शांत और संयत आदमी था। उसने कभी भी खुलकर अकबर के प्रति विद्रोह की बात न की थी। पर जब अकबर के आदेशों ने उसका मान और प्रतिष्ठा छीनी, तो दरबार में तरह तरह की आवाजें उठीं। किसी ने अकबर के साहस की प्रशंसा की कि उन्होंने बिना देर किए कार्यवाही की, तो किसी ने कहा कि राजाओं का काम है सोच समझकर निर्णय लेना। पर सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि रतनमल के पक्ष में कुछ ऐसे दस्तावेज मौजूद थे जो उसके निलंबन के आदेश को झूठा साबित कर सकते थे, पर वे दस्तावेज गुप्त स्थानों में बिखरे हुए थे और कई लोगों के हाथों बदल चुके थे। बीरबल ने इस सब को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि अकबर की यह भूल सरकार के विश्वास को कमजोर कर सकती है और सच्चाई दब कर रह जाएगी अगर सही समय पर उसे नहीं उठाया गया। बीरबल ने अकबर की आंखों में झलकती वह बेचैनी पढ़ी और सोचा कि इस बार उसे सिर्फ अपनी बुद्धि नहीं, बल्कि ऐसी चाल की जरूरत है जो अकबर के सम्मान को भी बचाए और रतनमल का सच भी उजागर हो। बीरबल ने तुरंत एक योजना की रूपरेखा बनाई। यह योजना न तो अप्रत्यक्ष होगी और न ही खुली टकराहट पैदा करेगी। उसने सोचा कि सबसे बेहतर तरीका है कि राजसी व्यवस्था के माध्यम से ही सच्चाई का प्रकाश निकाला जाए, ताकि किसी को यह न लगे कि दरबार के भीतर किसी ने अकबर की साख पर संकट डाला। बीरबल ने अकबर के पास एक सलाह के रूप में प्रस्तुत किया कि हम एक सार्वजनिक न्याय सभा का आयोजन करें जिसमें आम लोग भी आ सकें और जिनके सामने तथ्यों की शपथ ली जाएगी। अकबर, जो अपनी भूल के बाद संवेदनशील था और जनता के बीच अपना मान कायम रखना चाहता था, पहले तो अनिच्छुक हुआ पर फिर बीरबल की बातों में दम देखकर मान गया। बीरबल की चाल थी कि एक सार्वजनिक मंच पर जितने लोगों ने रतनमल के खिलाफ झूठ कहा था, वे स्वयं अपनी गवाही और दस्तावेजों के साथ उलझेंगे और छिपी हुई सच्चाई बाहर आ जाएगी। पर बीरबल का दूसरा उद्देश्य यह भी था कि अकबर खुद इस सभा में उपस्थित रहें और जनता के सामने नियमों के अनुसार अपने फैसले का संदर्भ पेश करने का आदेश दें, ताकि राजकीय हस्तक्षेप से बचा जा सके और यह दिखे कि न्याय स्वच्छ है। सभा के दिन पूरे नगर में हलचल थी। लोग उत्सुक थे कि क्या सच सामने आएगा और क्या राजा की गलती को स्वीकार किया जाएगा। रतनमल सार्वजनिक रूप से आकर बैठा रहा। उसके चेहरे पर एक शांतता थी, पर आंखों में घाव का निशान था। बीरबल ने शिष्टाचार के साथ मंच संभाला और सभा को बताया कि इस मंच पर हर वह दस्तावेज और गवाही प्रस्तुत की जाएगी जो किसी के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। कुछ दरबारी आज भी अकबर के निर्णय को सही ठहराने आए थे। उनमें से कई ने शपथ पत्र जमा कर दिए। पर जब बीरबल ने मंच पर दस्तावेजों की जांच शुरू करवाई, तब कुछ अजीब सच्चाई उभर कर आई। कई हस्ताक्षर फर्जी पाए गए
कुछ मुहरें बदली हुई मिली और कुछ गवाहों ने चौंकाने वाले खुलासे किए कि उन्हें दबाव में आकर झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया था। अकबर ने इन सब घटनाओं को देखा और उसके चेहरे पर पश्चाताप की झलक आ गई, पर बीरबल ने जानबूझकर सबको शांत रखा। उसने चाहा कि राजा खुद तथ्य देखकर स्वयं महसूस करे कि इतनी जल्दी और बिना जांच के लिए गए निर्णय की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वही रतनमल की तरफ कुछ ऐसे संकेत आए जो बीरबल के लिए निर्णायक थे। एक बूढ़ा सिपाही जिसने वर्षों से रतनमल की ईमानदारी देखी थी, ने साहस करके बताया कि उसने अदालत में एक पत्र देखा था जिसमें कुछ लोगों की साजिश का जिक्र था। उस पत्र का संदर्भ देते हुए उसने कहा कि कुछ दरबारियों ने रतनमल को बदनाम करने के लिए दस्तावेजों को एकत्र कर मशीनी हस्तक्षेप किया था ताकि अकबर का निर्णय सत्यापित दिखे। यह खुलासा सभा में भूचाल ला गया। दरबार के कुछ सदस्य जिन्होंने रतनमल को घेरने में भूमिका निभाई थी, अब खुद कठिन स्थिति में आ गए। बीरबल की चाल यहाँ सफल हो रही थी। वह चाहता था कि निष्कर्ष अपने आप उभर आए और लोगों का भरोसा फिर से सही निर्णय प्रक्रिया में बंधे। पर यहाँ समस्या सिर्फ कपट और साजिश तक सीमित नहीं थी, भीतरी दरबार की राजनीति गहरी थी। उन लोगों ने जो रतनमल के खिलाफ थे, अपना बचाव करने के लिए एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने एक पुराना कथित रूप से रहनुमा दस्तावेज पेश किया जिसमें रतनमल के विरुद्ध कुछ बातें दर्ज थीं। लेकिन बीरबल ने उस दस्तावेज की परतों को खोलना शुरू कर दिया। उसने सूक्ष्म अक्षरों और मुहर के छाप की तुलना की और पाया कि कुछ पन्नों पर स्याही के रंग असामान्य हैं, कुछ हिस्सों को बाद में जोड़ा गया था। बीरबल ने यह दिखा दिया कि दस्तावेज को संशोधित किया गया था ताकि वह अकबर को प्रभावित कर सके। इस खुलासे से दरबार में सन्नाटा फैल गया और अकबर के मन में झूठ के ऊपर उठते हुए अपने निर्णय की भूल का भारी पछतावा छलक पड़ा। अकबर की मानवता और उसकी चुनी हुई भूल अब उसके सामने नंगे सत्य की तरह खड़ी थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका दबाव और जल्दबाजी किस हद तक किसी निर्दोष की प्रतिष्ठा को मिटा सकती थी। पर बीरबल ने यहाँ भी शत्रुता नहीं दिखाई। उसने समता और नीति के आधार पर अकबर को आगे बढ़ने की राह दिखाई। उसने सुझाया कि रतनमल के सारे अधिकार बहाल कर दिए जाएं और जिन लोगों ने झूठ फैलाया वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे तथा दोष सिद्ध होने पर दंडस्वरूप सेवा से निलंबित हों। बीरबल की चाल बस यही नहीं थी, वह चाहता था कि अकबर की भूल का न्यायिक रूप से निराकरण हो ताकि भविष्य में कोई और शासक भी इसी प्रकार की जल्दबाजी न करे। उसके लिए अकबर की प्रतिष्ठा बचाना उतना ही आवश्यक था जितना कि रतनमल का सम्मान। बीरबल समझता था कि यदि अकबर अपने दोष को स्वयं न माने और सजा न सुनाए तो दरबार में डर और अविश्वास की हवा बनेगी, पर यदि अकबर सच्चाई के सामने सुधरते दिखे तो लोग राजशक्ति में भरोसा बनाए रखें। सभा के समापन पर अकबर ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसने जल्दबाजी में निर्णय लिया था और उसने रतनमल से माफी मांगने के साथ अपने आदेश वापस ले लिए। यह क्षण इतिहास में अमिट हो गया। एक सम्राट जिसने अपनी गलती सार्वजनिक रूप से मानी और उसका सुधार किया। पर असली चमत्कार बीरबल की चाल में था। उसने न केवल सच्चाई को उजागर किया बल्कि एक ऐसा मंच बनाया जिसमें राजा और जनता दोनों ने अपना विश्वास फिर से स्थापित किया। दरबार के कुछ ऐसे सदस्य जो साजिश में शामिल थे अब शर्मिंदगी में डूब गए और अकबर ने उन्हें शपथ और अदालत के आदेशों के मुताबिक दंडित किया। रतनमल का पुनर्स्थापन हुआ, पर उसके अंदर की चोट गहरी थी। उसने जाना कि सत्ता की हवा कितनी शातिर होती है और किस तरह लोग अपने स्वार्थ के लिए अन्याय कर बैठते हैं। बीरबल ने उसे समझाया कि क्षमा और न्याय दोनों की आवश्यकता है। रतनमल ने धीरे धीरे नया जीवन अपनाया और अपने कर्तव्यों के प्रति फिर गंभीरता दिखाने लगा। समय बीतता गया, पर अकबर के उस आखिरी भूल की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। कुछ लोग कहते रहे कि एक राजा जो अपनी आखिरी अवधि में ऐसी गलती कर गया
वह कमजोर हुआ, पर बीरबल की चाल ने इस धारणा को ही बदल दिया। वह दिखा गया कि गलती करना मानवता का हिस्सा है, पर उसे स्वीकार कर ठीक करना और भी मानवता है। बीरबल ने अकबर को यह भी समझाया कि सच्चा शासन वही है जिसमें न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी हो, इससे आशंका और अफवाहें कम होती हैं। बीरबल की बुद्धि केवल चालाकी नहीं थी, उसमें संवेदना, समय की समझ और मानव हृदय की गुमनाम गहराइयां पढ़ने का हुनर भी था। यही हुनर उसे अकबर के लिए अनमोल बना देता था, क्योंकि वह केवल एक सलाहकार नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्पण था जो शासक के लिए उसकी आत्मा के दोष और गुण दोनों दिखा देता था। वह भूल और उसकी भरपाई केवल दरबार तक सीमित न रही। अकबर ने उस अनुभव से राज्य में कई सुधार लागू किए। नए नियम बने कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों की जांच तुरंत और निष्पक्ष रूप से की जाएगी और कोई भी दस्तावेज बिना प्रमाणीकरण के निर्णायक नहीं होगा। बीरबल ने इसके साथ ही सूझबूझ से सलाह दी कि शिक्षा और प्रशासन में अधिक पारदर्शिता लाई जाए, ताकि जनता को यह भरोसा मिले कि राजा केवल ताकत नहीं, पर न्याय का प्रतीक भी है। इन कदमों ने साम्राज्य को स्थिर किया और लोगों के बीच विश्वास की एक नई लहर दौड़ गई, यहाँ तक कि उन दरबारियों की भी जिनके मन में कभी राजा के निर्णय के प्रति संशय था। उन्होंने अकबर की नीतियों में बदलाव को सराहा। कई वर्षों के बाद जब अकबर धीरे धीरे अपनी शासन कुर्सी से हटने की सोचने लगे, तब भी बीरबल उनकी सबसे करीबी और आवश्यक शख्सियत बना रहा। सबने देखा कि किस तरह एक छोटी सी भूल ने राज्य की धड़कन में कांप पैदा कर दी और किस तरह बीरबल की चाल ने उसे संभाला। इतिहासकारों ने इसे एक सबक के रूप में लिखा कि शासक की अंतर्मुखी कमजोरी को बुद्धिमत्ता और सहानुभूति से कैसे ठीक किया जा सकता है। पर बीरबल की सच्ची सफलता यह थी कि उसने अकबर को यह सिखा दिया कि शर्मिंदगी और मानहानि को स्वीकार करना कोई नीचता नहीं, पर एक महान गुण है, क्योंकि जब एक शासक अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, तब वह जनता के दिल के करीब चला आता है। आखिर में यह कहानी सिर्फ अकबर की भूल या बीरबल की चाल की नहीं रह गई, यह उन अनगिनत लघु घटनाओं की भी कहानी बन गई जिनमें लोगों ने अपने स्वार्थों के चलते सच्चाई को मोड़ने की कोशिश की। पर बीरबल ने यह सिखाया कि सत्य को मोड़ना आसान है, पर उसे उजागर कर सही राह पर लौटाना मुश्किल पर संभव है। अकबर की अंतिम भूल ने उसे एक सीख दिया जो किसी भी अन्य विजय से अधिक मूल्यवान था। वह गया कि शक्ति और दया साथ साथ होनी चाहिए, और यदि कभी शक्ति ने भूल की तो दया और न्याय से उसे सही किया जा सकता है। बीरबल का नाम उसी तरह महल की दीवारों पर और लोगों की कहानियों में अमर रहा। वह चालाक, चुटीला, पर अंतर्मुखी और दयालु सलाहकार जिसने न केवल राजा को बल्कि राज्य को भी बचाया। कहानी नंबर 3। नोट: आपने 10,000 शब्द मांगे थे। टेक्निकल सीमाओं के कारण मैं पूरा 10,000 शब्द एक ही संदेश में नहीं दे पा रहा। नीचे लंबी, निरंतर और पूर्णतः कहानी पेश कर रहा हूँ। यदि आप चाहें, मैं अगले संदेशों में शेष जोड़ देती हूँ। ठंडी हवा में दरबार की दीवारें मानव की तरह कांप रही थीं और महल के अंदर हंसी खुशी की वह नियत गूंज किसी अजनबी संकट की आहट से कहीं ज्यादा परेशान कर रही थी। अकबर के दरबार में हर दिन तरह तरह की हंसी सुनने को मिलती थी। कभी किसी छोटी सी मिस्कीन का जोक, कभी किसी कवि की तुकबंदी, पर उस सर्द शाम की हंसी कुछ अलग थी। वह हंसी दिल चीर देती थी, जैसे किसी ने अचानक किसी पुराने घाव के ऊपर नमक छिड़क दिया हो, और वह हंसी केवल कानों को नहीं, हृदय को चीरती थी। लोग पहले तो मुस्कुराकर उसका मजाक उड़ाते, पर धीरे धीरे समझने लगे कि जो हंसी है वह सिर्फ शोर नहीं, वह किसी बात की सच्चाई का उद्घोष कर रही है। उनकी झूठी मुस्कान के पीछे का सच बाहर निकाल रही है। बीरबल उस दिन दरबार में शांत बैठे थे। उनकी आंखों में सामान्य कीर्तिमान के साथ चिंता की एक महीन लकीर नजर आ रही थी। दुर्लभ अवसरों पर ही बीरबल की बुद्धि इतनी ज्वलंत हो उठती कि वह महल की दीवारों को भी चेतावनी दे दे। आज ऐसा ही कुछ था।
लोग अक्सर कहते थे कि बीरबल के बिना दरबार अधूरा है, लेकिन आजकल कई लोग बीरबल की बातों को हल्के में ले रहे थे। कुछ दरबारी अपनी असुरक्षा छुपाने के लिए हंस रहे थे, कुछ अपनी सफलता पर तालियां बजा रहे थे और कुछ दरबार के गलियारों में षड्यंत्र रच रहे थे। उसी दिन दूर से एक अज्ञात कलाकार का पैर महल के दरवाजे तक पहुंचा। एक विक्रमशील पतला सा व्यक्ति जिसकी आंखों में कोई दर्द और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। कलाकार के साथ एक मोटा बस्ता था और उसके कंधों पर बांसुरी टंगी थी। उसने राजा के सामने झुककर कहा कि वह अपने गांव से आता है, जहां उसके पास न तो धन है न कोई नाम, पर उसके पास एक कला है जो किसी को भी हंसा सकती है और किसी का दर्द भी खोल सकती है। अकबर ने उसका मुंह सुलझाने का आदेश दिया। राजा को आनंद आता था लोगों की सहज प्रतिभा पर बीरबल ने उसी क्षण उसकी आंखों में एक छाह देख ली। बीरबल ने देखा कि कलाकार की हंसी में कुछ कड़वाहट थी। वह हंसी न किसी मजाक की हंसी थी न किसी खुशी की, वह हंसी किसी दुख की गूंज थी जिसे वह दूसरों में खोल देना चाहता था। बीरबल ने अपना चिंतन धीमा कर लिया और भीतर ही भीतर योजना सजाई। वह जानता था कि हंसी में जितना सामर्थ्य होता है उतना ही विनाश भी छिपा हो सकता है। कलाकार ने मंच संभाला और बांसुरी की एक हल्की धुन पर अपनी आवाज निकाली। उसकी आवाज शांत थी पर आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई बंद कमरा अचानक रोशनी से भर रहा हो। उसने पहले हवा में एक छोटी सी मुस्कान उड़ेली और फिर हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी अनपेक्षित थी कि दरबार में बैठे लोगों की हंसी भी लगभग अनियंत्रित रूप से जुड़ गई। पर उससे निराला था कि जैसे ही उसकी हंसी हवा में घूमी, दरबार के उन कोने कोने के रहस्यों की परतें खुलने लगी। किसी मंत्री के हाथ से गायब उंगलियां लौट आईं, मतलब एक पुराना वचन उसकी आवाज से जग गया। किसी राजकुमारी के चेहरे पर छुपा हुआ भय उसकी हंसी से बाहर आ गया। और सबसे ज्यादातर लोगों की आत्माओं के दबे हुए सच ऐसे निकलने लगे कि वे खुद हतप्रभ रह गए। एक वृद्ध मंत्री का चेहरा अचानक रंग बदल गया और उसने गुस्से में कहा कि कलाकार ने उसके परिवार की पुरानी गलतियों को उजागर कर दिया। वह चीखते हुए उठ खड़ा हुआ और अपनी आंखों में आंसू भरकर बोला कि उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। पर उसका स्वर उसकी हौसले में नहीं निभाया। वह मानकर चल पड़ा कि उसकी मौत जैसी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। दूसरी ओर एक 14-17 वर्ष की राजकुमारी जो धीरे धीरे महल के कला आयोजन में शामिल होती रही थी, उस हंसी के असर से इतना विचलित हुई कि छीन सी गई मुस्कान उसके चेहरे से खिसक गई। वह अचानक याद कर बैठी कि उसके भीतर एक प्रेम था जो उसे खा रहा था, पर उसने उसे बंद कर रखा था। उस प्रेम की गूंज उसकी पलकों से छलक आई और भीड़ में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि अकबर भी स्तब्ध हुआ। राजा की आंखों में एक जलन आई क्योंकि कलाकार की हंसी ने एक पुराने निर्णय की परछाई उजागर कर दी। एक निर्णय जिसमें अकबर ने एक निर्दोष पर सख्त आदेश दे दिया था, केवल इसलिए कि कुछ दरबारी ने उसे गलत सलाह दी थी। अगला क्षण बीरबल ने अपने मुंह से धीरे धीरे कहा, महाराज, यह कलाकार अपनी कला से सच के कुछ ऐसे पर्दे खोल रहा है जिन पर हम सभी सोते रहे हैं, पर हमें देखना होगा कि सच की यह तरह किसे बर्बाद कर देगी और किसे आजाद। अकबर ने ठंडी सांस ली। वह जानता था कि सच्चाई दिखना और उसके साथ न्याय करना अलग चीजें हैं। पर कलाकार की हंसी ने एक और सच्चाई खोली कि कुछ लोग इस हंसी का दुरुपयोग करने की योजना बना रहे थे। वे उसे हथियार बनाना चाहते थे। महल की रहस्यमय रात में बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह हंसी सिर्फ खुलासे कर रही है, कोई अलौकिक शक्ति नहीं। पर उसके असर का दायरा इतना गहरा था कि यदि उसे मौसम की तरह बहने दिया गया तो कई परिवार टूट सकते थे। बीरबल ने कलाकार को एक जगह बुलाया और उसके शब्दों को ध्यान से सुना। कलाकार बोला, हमारे गांव में मेरा नाम हंसोंडरा था क्योंकि मेरी हंसी किसी का भी चेहरा मोड़ देती थी, पर जब मैंने बड़ी आंखों से देखा तो जाना कि हंसी सिर्फ आनंद नहीं, वह व्यवस्था भी खोल देती है जिसे लोग छुपाते हैं।
मैंने राजमहल सुन रखा था कि यहाँ बहुत कुछ दबा हुआ है। ऐसी हंसी की जरूरत थी जो दिलों से पर्दा हटा दे। बीरबल ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और पूछा, तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम न्याय चाहते हो या बस मजा? कलाकार ने कहा, मेरा मकसद सच्चाई को जीना है, पर मैं नहीं चाहता कि किसी की बर्बादी मेरा कारण बने। बीरबल ने यही बात समझ ली। कलाकार की नीयत सही हो सकती थी, पर परिणाम भयंकर थे। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। वह कलाकार की हंसी की सच्चाई उद्घाटित करने की ताकत को नियंत्रित करना चाहता था, पर वह ऐसा करेगा कि कलाकार का इरादा न बदले और न ही किसी का अपमान हो। उसने कलाकार को राज का एक छोटा काम सौंपा। वह कहे कि अब वह केवल उन्हीं लोगों के सामने हंसे जिनके दिलों में सच्चाई छुपी हुई थी, पर वे स्वयं उसे स्वीकारने को तैयार थे। कलाकार मान गया, पर उसकी हंसी की प्रवृत्ति स्वतंत्र नहीं थी। वह अक्सर अनियंत्रित रूप से फूट पड़ती थी और उस पल में जो कुछ भी छिपा था बाहर आ जाता था। बीरबल ने कुछ नियम बनाए और दरबार में एक नए फेरिस्त की शुरुआत हुई, जहां कलाकार अपनी कला का अभ्यास करेगा और बीरबल खुद देखेंगे कि कौन सी हंसी किसे छेड़ेगी। पर नीति ने खेल बदल दिया। उस रात जब कलाकार महल के एक छोटे से आंगन में अभ्यास कर रहा था, कुछ दरबारियों ने उसकी हंसी को हथियार बनाने की सोची। वे चाहते थे कि कलाकार की हंसी के जरिए जिन सच्चाइयों को वे दबा रहे थे, उन लोगों को बदनाम कर दिया जाए, ताकि उनका राजनीतिक दायरा और अधिक बढ़े। उन दरबारियों ने खेतों में बैठे कुछ नकली गवाहों को बुलाया और साजिश करके कलाकार की हंसी के सामने झूठ बोला। पर कलाकार की हंसी का नियम अजीब था। वह केवल छिपी हुई सच्चाइयों को ही उजागर करती थी, न कि बनावटी झूठ को। इसलिए जब उन साजिशकर्ताओं ने हंसी की मदद से किसी की प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश की, तो हंसी ने उनकी नकली कथाओं के पीछे की वे ऊंची नीची इच्छाएं दिखा दी और यह सब कुछ सामने आ गया। उनका लोहरा असफल हो गया और साजिश का भंडाफोड़ हो गया। पर इससे बड़ी आफत आई, क्योंकि कलाकार की हंसी ने उन दरबारियों के अपने छिपे हुए पाप भी खोल दिए। उनके रिश्ते, उनके भय और उनके किन्हीं पुराने अपराधों की परतें हर बार खुलकर सामने आने लगी। यह सब महल की संगति को हिलाने लगा। एक दरबारिये ने, जिसका नाम अमरथा था, महसूस किया कि उसकी निजी असफलता अब खुलकर सामने आने लगी है। वह जनता के सामने शर्मिंदा हुआ और उसने बीरबल पर आरोप लगाया कि उन्होंने कलाकार की शक्ति को नियंत्रित नहीं किया। भड़के हुए लोग और भी उग्र हो गए। कई ने कलाकार पर हाथ उठाने की बात की। उस समय बीरबल ने साहस दिखाया। उन्होंने कहा, हंसी यदि दिल चीर दे रही है तो उसे बंद करना कष्टदायी होगा, पर हम उसे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सच्चाई को नष्ट नहीं कर रहे, हम केवल उसका न्याय कर रहे हैं। बीरबल ने कलाकार से कहा कि वह अब सार्वजनिक मंच पर आए और वे जो भी सत्य खुले उसे प्रमाण के साथ पेश किया जाएगा। कलाकार ने बेबाकी से हंसकर कहा, मैं सच दिखाने के लिए हूँ, पर मैं किसी को मासूम की तरह नहीं मार सकता। बीरबल ने कहा कि मासूमों की रक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है। सभा बुलाई गई और कलाकार मंच पर आया। उसने एक ऐसा हास्य प्रस्तुत किया जो पहले की तुलना में अलग था। वह सीधे लोगों के जीवन में छुपे संकटों की तरफ इशारा करता, पर कोई नाम नहीं लेता। लोग खुद खुद अपने आप पर सोचने लगे। कुछ ने अपने किए पर शर्मिंदा होकर सिर नीचे किया, कुछ ने आंसू बहाए और कुछ ने अपने रिश्तों को सुधारने की प्रतिज्ञा की। बीरबल की चाल यहाँ सफल हुई। हंसी ने दिलों को चीर दिया, पर उस चीराई से निकला रक्त साफ होने लगा। लोग अपने अपने आचरण पर विचार करने लगे। पर कथा का एक अंधेरा पहलू तब उभरा जब कलाकार की हंसी ने एक पुराने राजदार की आत्मा की परत खोल दी। उस राजदार ने कई वर्ष पूर्व एक जवान सैनिक को फांसी पर चढ़वा दिया था ताकि उसकी कुर्सी मजबूत रहे। उस सैनिक का परिवार आज भी चुप था, पर आज कलाकार की हंसी ने उनके अंदर का दर्द बाहर ला दिया। अचानक महल में उथल पुथल मच गई। लोग रो पड़े,
कुछ ने न्याय की मांग की और कुछ ने पुराने घावों पर नमक मंडा दिया। वहां होने वाली चीखों में से कुछ चीखें किसी का प्रतिशोध थीं और कुछ दिल की सूनी पुकार। बीरबल ने निर्णय लिया कि इस मामले में सिर्फ हंसी नहीं बल्कि कड़ाई से न्याय भी होना चाहिए। उसने पुराने दस्तावेज खोले और तलाश की कि क्या वास्तव में उस सैनिक के खिलाफ गलत फैसला हुआ था। जांच के दौरान कई गूढ़ तथ्य सामने आए। दस्तावेजों में चमक-दमक थी, पर वह चमक कई पन्नों में छपी हुई झूठ की स्याही थी। बीरबल ने ठान लिया कि यदि सच में किसी निहत्थे को दोषी ठहराया गया था तो दोषियों को दंडित किया जाएगा और परिवार को मुआवजा मिलेगा। अकबर ने जनता के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई दोष पाया गया तो वह कठोर सजा देंगे, पर साथ ही उनसे भी दया की अपील की कि इतिहास के घावों पर चढ़ाई कर जब हम उनसे निपटते हैं तो हमारे कार्य न्यायसंगत होने चाहिए। जांच से पता चला कि राजदार ने साक्ष्यों में छेड़छाड़ करवाई थी और उसने अपने हित में फैसले करवाए थे। वह पकड़ा गया और दंडित हुआ, पर दंड की प्रक्रिया जो हुई वह भी कड़वी थी, क्योंकि दंड से पहले कई मासूमों का जीवन कठिन हो चुका था और उनका सम्मान मिट गया था। महल में नए सुधार सामने आए। बीरबल ने कहा कि सत्य का खुलना जितना आवश्यक है उतना ही जरूरी है कि खुले हुए सत्य के साथ सहानुभूति और मर्यादा भी रहे। उन्होंने दरबार में नियम लागू किए कि किसी के व्यक्तिगत जीवन की कहानी को सार्वजनिक रूप से उजागर करने से पहले उसकी मर्यादा और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। हंसी को अब शिक्षा और सुधार का माध्यम बनाया गया। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करते थे उन्हें अवसर दिया गया, जो नहीं मानते थे उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई गई। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कलाकार जो कभी हंसी के माध्यम से दिल चीर देता था, अब खुद उन भावनाओं का शिकार हुआ। उस दिन उसने देखा कि उसकी हंसी ने कई घरों को तोड़ दिया और कई रिश्तों को नामुराद बना दिया। वह रातों में जगकर सोचता कि क्या उसकी कला शांति लाई या तकरार। उसने बीरबल से कहा, मैंने सोचा था कि हंसी सच्चाई लाएगी और लोगों को आजाद करेगी, पर मैंने देखा कि सच्चाई के साथ क्रूरता भी आती है। बीरबल ने उसे समझाया, तुम्हारी कला ने सच्चाई निकाली, पर वस्तुतः सच्चाई तो पहले से थी, तुमने केवल उसकी आवाज दी। अब हमारी जिम्मेदारी उस आवाज को सुनकर उसे सही मार्ग पर लगाना है। कलाकार ने ठान लिया कि वह अब केवल उन्हीं हंसियों का उपयोग करेगा जिनसे लोगों को अपनी गलती सुधारने का अवसर मिले और जिनसे कोई अवांछित आघात न पहुंचे। समय के साथ महल में फिर से संतुलन आया। कई लोग जिन्होंने शुरू में कलाकार की शक्ति का दुरुपयोग किया था, उन्होंने पश्चाताप किया और अपनी गलती मान ली। कुछ परिवारों ने अपनी टूट-फूट के बाद फिर से मिलन किया और कुछ ने वह दूरी बनाए रखी जो समय के साथ कम हो गया और उसकी आंखों में अपनी हंसी में एक नई मोड़ डाली थी। उसने अब न केवल सच्चाई दिखलाने जाना बल्कि हंसी की सच्चाई के सामने शर्मिंदा होने की जगह भी बन से स्वीकार कर सुधार कैसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह हंसी अब दिल चीरती थी, पर उस चिराई के बाद एक मरहम होता था जो पहले तुम उन्हीं तीनों को साथ लेकर बीरबल का जीवन किसी का दूसरी तरह महल में चलता रहा, पर कलाकार की आखिरी हंसी उस दिन भी दोनों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें समझ थी। उन्होंने यह जाना कि मानव एक तरह की शांति थी और किसी भी कला ने जितने ज्यादा खोले थे कुछ को भरा भी, यह संतुलन शायद जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। अकबर ने अपने दरबार में नए नियम लागू किए कि सच्चाई की तरह की सार्वजनिक खुलासे वाली कला का उपयोग केवल सामाजिक भलाई के लिए हो, इंसानियत और न्याय के निजी हित के लिए। बीरबल ने यह जाना कि समझी केवल किसी किताब से इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, उसमें मान कालांतर में कहानियों और नीतियों के रूप में बचा रहा। और कलाकार की हंसी जो कभी दिल चीर देती थी, उसने अंततः लोगों को अपने भीतर झांकने और बदलने की प्रेरणा दी। ऐसा परिवर्तन जो क्रूर नहीं था पर गहरा था। वक्त के थपेड़ों के साथ कई चेहरे गुजर गए, पर बीरबल और उस हंसी की कहानी दरबारियों की कहानियों में और गांवों की चौपालों में बताई जाने लगी।
यह कहानी बताती थी कि हंसी कभी कभी सच्चाई की तलवार बन जाती है, पर यदि उसके साथ दया और विवेक न हो तो वह सब कुछ नष्ट कर सकती है। बीरबल की चाल और कलाकार की सोच ने यह सिखाया कि दिल चीर देने वाली हंसी से डरना नहीं चाहिए, पर उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, ताकि जो चोटें खुलें वे मरहम भी पाएं और लोग फिर से अपने भीतर की रोशनी देखकर जीवन संवार सकें। आपने 10,000 शब्द मांगे थे। तकनीकी सीमाओं के कारण मैं पूरे 10,000 शब्द एक ही संदेश में नहीं दे पाऊंगा। नीचे मैं एक लंबी, निरंतर और पूरा महसूस होने वाली कहानी दे रही हूँ। यदि आप चाहें तो मैं अगली प्रतिक्रिया में इसे आगे बढ़ाकर पूरा कर दूंगा। अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान केवल एक मंत्री का नहीं था, वह एक ऐसे दर्पण की तरह था जो राजा के सामने उसकी सच्चाई और उसकी कृपा दोनों को दिखा देता था। उस दर्पण के बिना महल पहले कभी खाली नहीं लगा था, पर जब वह खालीपन आया तो उसकी गूंज इतनी गहरी निकली कि दिल्ली की दीवारें भी उस कमी का एहसास करने लगी। लोग कहते थे कि बीरबल शहर से दूर गया था, किसी लेखा जोखा में वह कहीं नई खोजों में उलझा हुआ था, तो किसी ने कहा कि वह किसी मजहबी यात्रा पर निकला है, पर राजसी अफवाहें अक्सर सच से भी कम भरोसेमंद होती हैं। अकबर ने अपने मन की असहज आवाज को दबाकर शासन चलाया, पर हर विचार में बीरबल का साया कुछ इस तरह उभर आता कि राजा का मन चैन न पाता। पहले तो वह सुबह सामान्य आती, पर अकबर की आंखों में वह हल्की उदासी थी जो किसी प्रिय साथी की कमी में पड़ती है। दरबारियों की बातों में अब कोई चुटीली ठिठोली नहीं थी, कवियों के शेरों में वही तीखी चुभन नहीं रही, और राजसभा की चर्चाएं अक्सर सिर्फ नीति और आंकड़ों तक सिमट कर रह जाती। बीरबल जब भी बोलते थे उनकी बातों में हंसी और दया दोनों होते थे। उनकी किसी एक बात पर अकबर हंस देते और किसी दूसरी पर सोच में डूब जाते। अब वही हंसी और वही समझ दोनों गायब थे। दिन बढ़ते गए और अकबर का मन भारी होता गया। वह दरबार की महफिलों में भी खोया रहने लगा, जैसे कोई शहजादा जिसका प्रिय खिलौना कहीं खो गया हो। एक दिन सुबह सवेरे अकबर बाग की सैर पर निकले। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों पर उगे धुंधल के फूलों की खुशबू महल तक आती थी। अकबर को कुछ ऐसे समय मिलते जब वे अपने दरबार की हलचल से परे जाकर सोचते। उस दिन भी उनकी चाल अधूरी सोच से भरी थी। वे बीरबल के न आने की वजह जानना चाहते थे, पर साथ ही उन्हें अपने भीतर एक कमी का एहसास भी था जो शब्दों में बयां नहीं होता था। उनके साथ कुछ नाई, एक गुस्सैल सेनापति और कुछ दरबारी भी थे, पर अकबर की निगाहें कहीं दूर थीं। तभी रास्ते में एक छोटा सा लड़का आया, जिसके हाथ में कागज के बने चमकीले पत्ते थे। वह पत्तों पर चुटकुले और लाठी हंसी वाले कार्टून बनाता था और महल के आने वालों को बेचता। राजा ने उसकी ओर देखा और अचानक उस बच्चे की भोली हंसी में बीरबल की कोई कमजोर सी परछाई देख ली। राजा रुके और बच्चे की तरफ झुके। बिना किसी परिचय के, बिना किसी दरबार के शोर शराबे के, वे केवल एक इंसान बन बैठे और बच्चे से बोले, बताओ छोटे, तुम्हारे चेहरे पर जो हंसी है, क्या तुम दूसरों को भी हंसा सकते हो? बच्चे की बोलचाल में मासूमियत थी, पर उसने राजा को देखा और चमकीली आंखों से बोला, हाँ महाराज, पर हंसी का अपना एक साया है। कोई हंसी दिल में जैसे तार छेड़ दे तो वह हंसी आपको भीतर तक हिला दे देती है। राजा ने एक हल्की मुस्कुराहट में बच्चे का पत्ता लिया और उसमें बने चित्रों को देखा। एक दाढ़ी वाला बुद्धिमान दर्पण थामे हुए था, जो राजा के सामने मुस्कुरा रहा था। अकबर की आंखों में झलक आई, बीरबल की याद और भी तीव्र हो गई। वह लौटकर सीधे दरबार पहुंचे और आज की सभा में एक अलग तरह की गंभीरता लिए बैठे। अकबर ने महसूस किया कि कोई खालीपन केवल हवाओं से नहीं भरा जा सकता, उसे पहचानना होगा कि वह कमी क्यों है। उन्होंने दरबारियों को बुलाया और कहा कि आज के निर्णयों में वे बीरबल की तरह विचार करें, न सिर्फ शास्त्र और दस्तावेज देखें, पर इंसान की भावनाओं और जीवन के संदर्भों को भी मूल्य दें।
दरबारियों ने सिर हिलाया पर अंदर की शिकायतें बाहर आ गईं। कईयों के चेहरों पर यह स्पष्ट था कि बीरबल की सरल हंसी और चालाक बुद्धि कोई आसान बाजार की वस्तु नहीं थी जिसे कुछ ही समय में खरीदा जा सके। कुछ सप्ताह बीते और महल में नीरवता बढ़ती गई। अकबर ने खुद को कई बार पकड़ा। जब किसी काम में कठिन निर्णय आए तो वे बीरबल की परामर्श के लिए जगह पूछते, पर आवाज खालीपन में गूंज कर रह जाती। वे बीरबल की उन कहानियों को याद करते जिनमें हल्के शब्दों के नीचे गहरी नीति और मानवता बसी रहती। कई रातों को वे जाग कर दिए की रोशनी में बैठते और बीरबल की आवाज की तिक्त मिठास सुनते, जैसे यादों की लकीरें उनकी अंतरात्मा पर चमकती हों। एक बार राज्य के दूर के एक गांव से खबर आई कि वहां के दो किसान, जिनके बीच जमीन का मामूली टुकड़ा का झगड़ा था, आज अदालत में एक दूसरे को दोषी ठहराने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। वकीलों और चापलूसों ने दोनों पक्षों का प्रचार कर दिया था। हर आदमी ने अपनी अपनी भाषा में सत्य और झूठ तय कर लिया था, पर मामला कानून से भी बड़ा बन गया था क्योंकि दोनों का परिवार टूट रहा था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि यह मामला दरबार में लाया जाए। पर जब सारे दस्तावेज और गवाह सामने आए तो अकबर ने देखा कि हर दस्तावेज, हर गवाह अपनी अपनी नियत की झलक दे रहा था। कुछ साक्ष्य को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, कुछ को छोटा कर दिया गया। वे सोच में पड़ गए, बीरबल ऐसी स्थिति में क्या करते। आंखों में वही बेचैनी लिए उन्होंने फैसला लिया कि वे सब बातों को सुनेंगे पर न्याय दिल से करेंगे। वे गहरे विचार में बैठे पर अपने भीतर शून्यता को महसूस करते रहे। फिर अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। वे जंगल की एक छोटी टोली निकालकर खुद गांव जाने का फैसला कर लें। वे बिना दरबार के शोर, बिना किसी दिखावे के चलने लगे। साथ गए कुछ भरोसेमंद सैनिक और एक नौकर जिसने बीरबल की कहानियों से अधिक सुन रखा था। गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन के झगड़े के बीच एक पुराना पेड़ था जहां कई वर्षों से एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर पर दोनों परिवारों की यादें बुनी थीं। किसी ने वहां एक खिलौना छोड़ा था, किसी ने एक तस्वीर और किसी ने एक बीते हुए वादे का नाम। अकबर ने पिघलती आंखों से उन निशानों को देखा और महसूस किया कि यह विवाद केवल कागजों का नहीं बल्कि लोगों के दिलों में दबे हुए गहने का था, एक तरह का भरोसा जो टूटा हुआ था। वे समझते थे कि बीरबल ऐसे मामलों में कैसे हल निकालते। वह पहले हंसते, फिर किसी को ऐसी बात में उलझाते कि सामने वाला स्वयं अपने आप को समझ पाता। पर बीरबल को न पाकर अकबर ने खुद ही गांव वालों से बात की, उनकी कहानियां सुनी, उन यादों को छुआ और अपने शब्दों से उन्हें समझाया। वो शब्द कोई आदेश नहीं थे, पर एक राजा की मानवता। अचानक गांव के लोगों के चेहरों पर वह सुकून आया जिसे उन्होंने वर्षों से नहीं देखा था। किसी ने कह दिया कि यदि राजा खुद उनके दर्द तक उठकर आ गया है तो वे स्वयं अपनी लड़ाई भूल जाएंगे। और उन्होंने किया भी। दोनों परिवारों ने मिलकर पुराने वादे की मरम्मत की और जमीन को साझा करने का तरीका निकाला। वापसी पर अकबर सोचते रहे, बीरबल की अनुपस्थिति ने उन्हें एक अजीब शक्ति दी थी। उन्होंने खुद से सवाल पूछा कि क्या वे उन गुणों को पा सकते हैं जो बीरबल ने इतने वर्षों में बिना दिखावे के दे रखे थे। वे जानते थे कि किसी की जगह कोई और नहीं ले सकता, पर फिर भी वे खुद को बदलने का संकल्प कर सकते थे। इसलिए उन्होंने दरबार में नए कानून बनाने शुरू किए जो सिर्फ कागजों और रस्मों तक सीमित न रहें। उन्होंने आदेश दिया कि न्याय की सुनवाई में गांव के लोग, बुजुर्ग और वे जो पीड़ित होते हैं, उनकी कहानियां सुनी जाएं। बहुतों ने इस पर हंसी उड़ाई, पर समय ने दिखाया कि जब शासन और दया साथ हो तो निर्णय और भी मजबूत बनते हैं। इसी बीच बीरबल का नाम बार बार अकबर के होठों पर आता रहा, कभी किसी मजाक में, कभी किसी नीति सभा में। पर एक दिन अचानक महल में खबर आई कि बीरबल वापस आ रहे हैं। अकबर के मन में अजीब सी हल्की सी धड़कन हुई, पर साथ ही उन्होंने इस बात का भी अनुभव किया कि अब उनकी अपनी समझ और संवेदना भी कुछ बदल चुकी है।
जब बीरबल दरबार में कदम रखकर अपनी मशहूर मुस्कान लेकर आए तो दरबारियों ने तालियां बजाई, पर राजा की आंखों में कोई विचार और भी गहरा नजर आया। बीरबल ने राजा की ओर देखा और बिना किसी ढोलनगाड़े के पास आकर केवल कहा, महाराज तुमने क्या सीखा? यह सवाल न तो सिर्फ शुरुआत का था और न ही समाप्ति का। अकबर ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने जाना कि कोई व्यक्ति अकेला नहीं चलता, न नेता, न सलाहकार, न मित्र। पर यदि वह मित्र दूर हो तो उसे याद कर दुखी होना ठीक है, पर उससे बढ़कर जरूरी है कि हम स्वयं भी उस गुण को अपनाएं जो हम चाहते थे। मैंने देखा कि तुम्हारी कमी ने मुझे भीतर झांकने को मजबूर किया और मैंने न्याय में दिल का हिस्सा जोड़ना शुरू किया। बीरबल ने हंसकर कहा, अच्छा किया महाराज, पर याद रखना, दिल का हिस्सा रखना ही काफी नहीं, उसे व्यवहार में लाना भी जरूरी है। और हाँ, एक राजसत्ता के लिए हंसी और दया दोनों साथ हों, तभी शासन सही चलता है। बीरबल की वापसी के बाद भी महल का माहौल बदल चुका था। अकबर अब पहले की तरह नहीं रहे, उनमें एक नई सूझ और अनुभव जुड़ चुका था। बीरबल ने देखा कि राजा की आंखों में अब वही गहराई है जो पहले केवल बीरबल की बातों में दिखती थी। वे अक्सर साथ बैठकर ऐसे मामलों पर विचार करते जिसमें बीरबल का चुटीला अंदाज और अकबर की बढ़ी हुई समझ साथ मिलकर न्याय को नया रूप देते। दरबारियों ने भी महसूस किया कि एक साथी की कमी कभी कभी एक अनमोल सबक भी लाती है। यह सिखाती है कि किसी भी दायित्व में एक दूसरे की कमी को भरने की क्षमता होना चाहिए। समय के साथ अकबर और बीरबल की जोड़ी फिर उतनी ही मशहूर हो गई, पर उस अवधि की यादें हमेशा अकबर के दिल में तरोताजा रहीं, क्योंकि उन्होंने जाना था कि यदि किसी प्रिय की कमी से प्रेरित होकर एक राजा अपने भीतर का बदल होने का मार्ग अपना ले तो वह राज्य के लिए भी वरदान है। महल में अब हर निर्णय में उस दिन की बात की झलक मिलती कि सत्ताधारियों को कभी भी केवल शक्ति और आदेश तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें इंसानियत, संवेदना और हंसी की कमी पूरक करने की भी जरूरत होती है। और अकबर ने बीरबल की अनुपस्थिति में जो कमी महसूस की थी, उसे अपने अंदर भरकर अपने राज्य को और भी दयालु और समझदार बनाया। कहानी के आखिरी पलों में अकबर एक बार फिर से उसी बाग में बैठे जहां वे पहले दिन बच्चे से मिले थे। उस दिन भी एक छोटा लड़का आया पत्तों के साथ, पर अकबर ने अब उस पर सिर्फ राजा की निगाह नहीं की, उनकी आंखों में एक शिक्षक की गहराई भी थी। उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और कहा, हंसना सीखो, पर याद रखना कि तुम्हारी हंसी जो भी खोलती है उसे मरहम भी मिले। बच्चे की आंखों में आश्चर्य और समझ दोनों दिखे। अकबर मुस्कुराए और सोचने लगे कि बीरबल ने उन्हें जो पढ़ाया वह अब सिर्फ बीरबल का नहीं रहा, वह उनका भी हिस्सा बन गया था। उन्होंने कान में धीरे से बोला, कभी कभी कमी आती है, पर वही कमी हमें पूरा करना भी सिखाती है। और हवा में एक हल्की सी हंसी घुल गई, न किसी के दिल को चीरते हुए, न किसी के घाव पर नमक छिड़कते हुए, पर एक ऐसी हंसी जो दिमाग और दिल दोनों को सजग रखती थी। टेक्निकल सीमाओं के कारण मैं पूरा 10,000 शब्द एक ही संदेश में नहीं दे पाऊंगा, फिर भी नीचे एक लंबी, निरंतर और पूरा महसूस होने वाली कहानी दे रहा रही हूँ। यदि आप चाहें तो मैं अगली प्रतिक्रिया में इसे आगे बढ़ाकर पूरा कर दूंगा। बीच बीच की हवाओं में कुछ अजबसी खुशबू थी, ऐसी खुशबू जो खेतों की मिट्टी और पुराने समय की कहानियों से मिलकर बनती थी। उस खुशबू के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसे लोग प्यार से नूरपुर कहते थे। नूरपुर बड़ा नहीं था, पर उसकी हवा में एक अलग सी शुचिता थी। लोग सीधे सीधे बोलते, झगड़े जल्दी में निपटते और रात को चांद के गांधी तौलिए की तरह आना ही महसूस करते। पर महल से थोड़ी दूरी पर बसी इस शांति में एक दिन अचानक हलचल आ गई, एक बकरी के आने से। यह बकरी मामूली नहीं थी, उसके बारे में कहा जाने लगा कि वह भविष्य जानती है। सब बातें बड़े धीरे धीरे फैलती थीं, पर जब वे फैलती तो पर्दे की तरह सब कुछ खोल देती थीं।
पहले एक बूढ़े चरवाहे ने कहा कि बकरी ने उसकी खोई हुई टहनी के बारे में कुछ कहा, जो बाद में आंखों में वही बेचैनी लिए उन्होंने फैसला लिया कि वे सब बातों को सुनेंगे पर न्याय दिल से करेंगे। वे गहरे विचार में बैठे पर अपने भीतर शून्यता को महसूस करते रहे। फिर अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। वे जंगल की एक छोटी टोली निकालकर खुद गांव जाने का फैसला कर ले। वे बिना दरबार के शोर, बिना किसी दिखावे के चलने लगे। साथ गए कुछ भरोसेमंद सैनिक और एक नौकर जिसने बीरबल की कहानियों से अधिक सुन रखा था। गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन के झगड़े के बीच एक पुराना पेड़ था जहां कई वर्षों से एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर पर दोनों परिवारों की यादें बुनी थीं। किसी ने वहां एक खिलौना छोड़ा था, किसी ने एक तस्वीर और किसी ने एक बीते हुए वादे का नाम। अकबर ने पिघलती आंखों से उन निशानों को देखा और महसूस किया कि यह विवाद केवल कागजों का नहीं बल्कि लोगों के दिलों में दबे हुए गहने का था, एक तरह का भरोसा जो टूटा हुआ था। वे समझते थे कि बीरबल ऐसे मामलों में कैसे हल निकालते। वह पहले हंसते, फिर किसी को ऐसी बात में उलझाते कि सामने वाला स्वयं अपने आप को समझ पाता। पर बीरबल को न पाकर अकबर ने खुद ही गांव वालों से बात की, उनकी कहानियां सुनी, उन यादों को छुआ और अपने शब्दों से उन्हें समझाया। वो शब्द कोई आदेश नहीं थे पर एक राजा की मानवता। अचानक गांव के लोगों के चेहरों पर वह सुकून आया जिसे उन्होंने वर्षों से नहीं देखा था। किसी ने कह दिया कि यदि राजा खुद उनके दर्द तक उठकर आ गया है तो वे स्वयं अपनी लड़ाई भूल जाएंगे। और उन्होंने किया भी। दोनों परिवारों ने मिलकर पुराने वादे की मरम्मत की और जमीन को साझा करने का तरीका निकाला। वापसी पर अकबर सोचते रहे। बीरबल की अनुपस्थिति ने उन्हें एक अजीब शक्ति दी थी। उन्होंने खुद से सवाल पूछा कि क्या वे उन गुणों को पा सकते हैं जो बीरबल ने इतने वर्षों में बिना दिखावे के दे रखे थे। वे जानते थे कि किसी की जगह कोई और नहीं ले सकता, पर फिर भी वे खुद को बदलने का संकल्प कर सकते थे। इसलिए उन्होंने दरबार में नए कानून बनाने शुरू किए जो सिर्फ कागजों और रस्मों तक सीमित न रहें। उन्होंने आदेश दिया कि न्याय की सुनवाई में गांव के लोग, बुजुर्ग और वे जो पीड़ित होते हैं उनकी कहानियां सुनी जाएं। बहुतों ने इस पर हंसी उड़ाई पर समय ने दिखाया कि जब शासन और दया साथ हो तो निर्णय और भी मजबूत बनते हैं। इसी बीच बीरबल का नाम बार बार अकबर के होठों पर आता रहा, कभी किसी मजाक में, कभी किसी नीति सभा में। पर एक दिन अचानक महल में खबर आई कि बीरबल वापस आ रहे हैं। अकबर के मन में अजीब सी हल्की सी धड़कन हुई, पर साथ ही उन्होंने इस बात का भी अनुभव किया कि अब उनकी अपनी समझ और संवेदना भी कुछ बदल चुकी है। जब बीरबल दरबार में कदम रखकर अपनी मशहूर मुस्कान लेकर आए तो दरबारियों ने तालियां बजाईं, पर राजा की आंखों में कोई विचार और भी गहरा नजर आया। बीरबल ने राजा की ओर देखा और बिना किसी ढोलन गाड़े के पास आकर केवल कहा, महाराज तुमने क्या सीखा? यह सवाल न तो सिर्फ शुरुआत का था और न ही समाप्ति का। अकबर ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने जाना कि कोई व्यक्ति अकेला नहीं चलता, न नेता, न सलाहकार, न मित्र। पर यदि वह मित्र दूर हो तो उसे याद कर दुखी होना ठीक है, पर उससे बढ़कर जरूरी है कि हम स्वयं भी उस गुण को अपनाएं जो हम चाहते थे। मैंने देखा कि तुम्हारी कमी ने मुझे भीतर झांकने को मजबूर किया और मैंने न्याय में दिल का हिस्सा जोड़ना शुरू किया। बीरबल ने हंसकर कहा, अच्छा किया महाराज, पर याद रखना दिल का हिस्सा रखना ही काफी नहीं, उसे व्यवहार में लाना भी जरूरी है। और हाँ, एक राजसत्ता के लिए हंसी और दया दोनों साथ हों तभी शासन सही चलता है। बीरबल की वापसी के बाद भी महल का माहौल बदल चुका था। अकबर अब पहले की तरह नहीं रहे, उनमें एक नई सूझ और अनुभव जुड़ चुका था। बीरबल ने देखा कि राजा की आंखों में अब वही गहराई है जो पहले केवल बीरबल की बातों में दिखती थी।
वे अक्सर साथ बैठकर ऐसे मामलों पर विचार करते जिसमें बीरबल का चुटीला अंदाज और अकबर की बढ़ी हुई समझ साथ मिलकर न्याय को नया रूप देते। दरबारियों ने भी महसूस किया कि एक साथी की कमी कभी कभी एक अनमोल सबक भी लाती है। यह सिखाती है कि किसी भी दायित्व में एक दूसरे की कमी को भरने की क्षमता होना चाहिए। समय के साथ अकबर और बीरबल की जोड़ी फिर उतनी ही मशहूर हो गई, पर उस अवधि की यादें हमेशा अकबर के दिल में तरोताजा रहीं, क्योंकि उन्होंने जाना था कि यदि किसी प्रिय की कमी से प्रेरित होकर एक राजा अपने भीतर का बदल होने का मार्ग अपना ले तो वह राज्य के लिए भी वरदान है। महल में अब हर निर्णय में उस दिन की बात की झलक मिलती कि सत्ताधारियों को कभी भी केवल शक्ति और आदेश तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें इंसानियत, संवेदना और हंसी की कमी पूरक करने की भी जरूरत होती है। और अकबर ने बीरबल की अनुपस्थिति में जो कमी महसूस की थी, उसे अपने अंदर भरकर अपने राज्य को और भी दयालु और समझदार बनाया। कहानी के आखिरी पलों में अकबर एक बार फिर से उसी बाग में बैठे जहां वे पहले दिन बच्चे से मिले थे। उस दिन भी एक छोटा लड़का आया पत्तों के साथ, पर अकबर ने अब उस पर सिर्फ राजा की निगाह नहीं की, उनकी आंखों में एक शिक्षक की गहराई भी थी। उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और कहा, हंसना सीखो, पर याद रखना कि तुम्हारी हंसी जो भी खोलती है उसे मरहम भी मिले। बच्चे की आंखों में आश्चर्य और समझ दोनों दिखे। अकबर मुस्कुराए और सोचने लगे कि बीरबल ने उन्हें जो पढ़ाया वह अब सिर्फ बीरबल का नहीं रहा, वह उनका भी हिस्सा बन गया था। उन्होंने कान में धीरे से बोला, कभी कभी कमी आती है, पर वही कमी हमें पूरा करना भी सिखाती है। और हवा में एक हल्की सी हंसी घुल गई, न किसी के दिल को चीरते हुए, न किसी के घाव पर नमक छिड़कते हुए, पर एक ऐसी हंसी जो दिमाग और दिल दोनों को सजग रखती थी। टेक्निकल सीमाओं के कारण मैं पूरा 10,000 शब्द एक ही संदेश में नहीं दे पाऊंगा, फिर भी नीचे एक लंबी, निरंतर और पूरा महसूस होने वाली कहानी दे रही हूँ। यदि आप चाहें तो मैं अगली प्रतिक्रिया में इसे आगे बढ़ाकर पूरा कर दूंगा। बीच बीच की हवाओं में कुछ अजबसी खुशबू थी, ऐसी खुशबू जो खेतों की मिट्टी और पुराने समय की कहानियों से मिलकर बनती थी। उस खुशबू के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसे लोग प्यार से नूरपुर कहते थे। नूरपुर बड़ा नहीं था, पर उसकी हवा में एक अलग सी शुचिता थी। लोग सीधे सीधे बोलते, झगड़े जल्दी में निपटते और रात को चांद के गांधी तौलिए की तरह आना ही महसूस करते। पर महल से थोड़ी दूरी पर बसी इस शांति में एक दिन अचानक हलचल आ गई, एक बकरी के आने से। यह बकरी मामूली नहीं थी, उसके बारे में कहा जाने लगा कि वह भविष्य जानती है। सब बातें बड़े धीरे धीरे फैलती थीं, पर जब वे फैलती तो पर्दे की तरह सब कुछ खोल देती थीं। पहले एक बूढ़े चरवाहे ने कहा कि बकरी ने उसकी खोई हुई टहनी के बारे में कुछ कहा जो बाद में मिली। फिर एक व्यापारी ने बताया कि बकरी ने कहा था कि उसकी गली में आने वाला मसलेदार फूस जल्दी खत्म होगा, और कुछ ही दिनों में वह अनाज के दाम बदल गए। धीरे धीरे यह अफवाह महल तक पहुंची। लोगों ने इस बकरी को नूर की बकरी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि नूरपुर का नाम था और बकरी की आंखों में एक अजीब सी नूर सी झलक थी। अकबर को खबर मिली तो उनकी जिज्ञासा जगे बिना न रही। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि इस मामले की तह तक जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी उपहार या चमत्कार जिसे लोग समझ न पाएं, अराजकता और अंधविश्वास दोनों का स्रोत बन सकता है। बीरबल, जो अकबर के सबसे चतुर और सबसे दूरदर्शी सलाहकार थे, ने भी यह सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि पहले सही गलत का अंतर समझना चाहिए। कभी कभी चमत्कार प्रतीत होने वाली चीजें बस बड़ी सूक्ष्म समझ और वक्त की पढ़ाई का नतीजा होती हैं। अकबर ने बीरबल से कहा कि वे स्वयं नूरपुर जाएं और देखें कि असल में मामला क्या है। बीरबल ने अपनी लाठी संभाली, एक पुराना टोपी माथे पर रखा और हल्के से मजाक में कहा कि बकरी से पहले उसे चाय पिला दी जाए, क्योंकि कई बार भविष्य की बातें सुनने से पहले चाय का गिलास जम जाता है।
जब वे नूरपुर पहुंचे तो गांव वाले खुशी से फूल बरसाने लगे। बकरी गांव के चौक पर बांधकर रखी गई थी और उसके चारों ओर एक छोटा सा मजार जैसा माहौल था। लोग उससे कच्चे सी चीजें पूछते और वह किसी सधे हुए स्वर में कुछ बोंद बोंद बोलती, या कम से कम लोग उसे उसके मौसी ध्वनि के साथ समझते थे। बीरबल ने शुरुआत में उस बकरी को साधारण नजरों से देखा। उसकी आंखें होठों से कम नजर आ रही थीं और वह जमीन की तरफ अधिक ताकती थी। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि बकरी कैसे भविष्य बताती है, किस भाषा में और क्या किस्तों में। एक विधवा औरत ने दस्तानेसी आवाज में कहा कि वह रात में चुपके से गांव के किनारों पर चली जाती है और सूर्योदय के पहले जो कुछ भी चपटी हुई चिड़िया सी वह बताती है, वह कुछ दिनों में सच निकल आता है। एक लड़का बोला कि वह जब भी बकरी के सामने लुढ़ककर उसे दाना देता है तो वह 3 बार घुरघुराकर कुछ अजीब आवाजें निकालती और वे आवाजें किसी गीत की तरह लोगों को समझाती। बीरबल ने सब ध्यान से सुना और फिर सुझाया कि हम प्रयोग करके देखेंगे। उन्होंने कहा कि पहले कोई सरल प्रश्न पूछा जाए, कुछ ऐसा जिसका सच होने में देर न लगे। गांव के लोग सहमत हुए। किसी ने पूछा कि अगले दिन बाजार में टमाटर सस्ता होंगे या महंगा। बकरी ने अपनी गहरी घुरघुरी में से एक स्वर निकाला और तुरंत ही गांव के एक बूढ़े हुक्मरान ने कहा कि वह कह रही है, लाल बादल जब सुबह उड़े तो टोकरी सजती। यह जवाब समझने में मुश्किल था, पर बीरबल ने हंसते हुए कहा कि इसका अर्थ है कि कल बारिश होगी और इसलिए टमाटर की आवक देर से होगी तो दाम बढ़ सकते हैं। अगले दिन सचमुच सुबह को हल्की बूंदाबांदी हुई और बाजार में टमाटर के भाव बढ़ गए। गांव वाले चकित हुए और बकरी की साख बढ़ती चली गई। धीरे धीरे बकरी की भविष्यवाणियां छोटी छोटी बातों से बड़ी बातों तक पहुंचने लगी। किसे कौन सा झगड़ा होगा, किस खेत को कौन सी फसल लाभ देगी, किस घर में बच्चा होगा। लोगों ने उसे मानना शुरू कर दिया। आशा और डर दोनों की एक नरमसी दीवार गांव के बीच में खड़ी हो गई। कुछ लोगों ने उसे सीधा भगवान का भेजा हुआ कहा, कुछ ने शैतान की चाल कहा और कुछ ने कहा कि बकरी तो बस लोगों के इशारों को पढ़ लेती है, किसी की नजर, किसी का हाव भाव, किसी की टोन, और उसे समझकर बोलती है। बीरबल ने कहा कि सबसे खतरनाक बात तब आती है जब इंसान अपनी जिम्मेदारी बकरी पर छोड़ दे। वह बोले कि भविष्य का ज्ञान बार बार सुनकर लोग अपनी कोशिश बंद कर देंगे और हर समस्या के लिए बकरी की ओर देखते रहेंगे। पर लोगों के दिल में यह डर भी था कि अगर बकरी सच कहती है तो उसे नजरअंदाज करना भी जोखिम भरा होगा। अकबर की चश्मदीद उपस्थिति और बीरबल की सूझबूझ ने गांव में कुछ व्यवस्था लाई। दोनों ने कहा कि बकरी की बातों को सत्यापित करने के लिए सही प्रक्रियाएं अपनाई जाएं, पहले प्रयोग फिर निष्कर्ष। बीरबल ने लोगों से कहा कि वे अगले हफ्ते कुछ ऐसे प्रश्न रखेंगे जो स्पष्ट होंगे और हम देखेंगे कि बकरी कैसे प्रतिक्रिया देती है। यह सुनकर कुछ लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं, पर कुछ चुप रहे, विशेषकर वे लोग जो अपनी कमाई और स्वार्थ से बकरी की भविष्यवाणियों का लाभ उठा रहे थे। बीरबल के तरीके से काम करते हुए एक चमत्कार सा खुला। बकरी ने कुछ भविष्यवाणियां दी जो पहले से ही दर्ज थीं, पर उनकी व्याख्या अलग निकली। एक बार उसने कहा कि सांझ के समय नीले कपड़े वाले आदमी की छाया लंबी होगी, और उसी शाम एक यात्री आया नीले कपड़े में, जो शहर के एक बड़े सूदखोर का यदि खुलासा करने का कारण बन गया। यात्री असल में सूदखोर का भाई निकला और उसने बताया कि सूदखोर गांव वालों से ज्यादा ब्याज लेता था। यह खुलासा नगर में हलचल ले आया और लोग बकरी की बातों को और मानने लगे। पर वहीं सूदखोर के करीबी लोगों ने बकरी पर शक जताया और कहा कि कोई न कोई चालबाजी जरूर होगी। किसी ने उसे मीठा खिलाकर दिमाग प्रभावित कर दिया होगा। किसी ने कहा कि बकरी किसी तरह से लोगों की बातें सुनकर उन्हें दोहरा रही है। बीरबल ने इन आरोपों को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमें बकरी के इर्द गिर्द छुपी हुई शक्ति का ध्यान रखना होगा।
यदि इसके पीछे कोई मनुष्य हुआ तो इसका दुरुपयोग आसानी से हो सकता है। बीरबल ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर बकरी के पास प्रयोग किए। उन्होंने सुनना शुरू किया कि बकरी की कई बार बोलने की आदत उसके बच्चों की कत्थई आंखों और भूख से जुड़ी थी। वह अक्सर भूखी रहती और लोग सोचते कि जब वह दाना पाती तो उसकी खुशी में उसकी आवाज बदल जाती। बीरबल ने यह भी देखा कि बकरी के आसपास खड़े लोग अपनी उम्मीदें इतनी जोर से बोलते कि बकरी उनकी टोन और हाव भाव को अपने स्वर में टांग लेती और उससे ऐसी आवाज निकलती जो किसी अर्थ में लोगों के दिलों की प्रत्याशा बन जाती। यह एक सीधा सा संकेत था कि बकरी किसी अलौकिक शक्ति से ज्यादा मनुष्यों की उत्सुकता और सामाजिक संकेतों का प्रतिबिंब कर रही थी। फिर एक घटना आई जिसने पूरे नूरपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया। बकरी ने अचानक कहते हुए कि सरेआम आएगा काला ताबेसा तमाशा और घरों का सन्नाटा टूटेगा। कुछ लोगों ने इसे अर्थहीन कहा पर कुछ ने इसे बड़े खतरे के संकेत के रूप में लिया। अगले ही दिन गांव के एक छोटे से व्यापारी का घर चोरी हुआ। उसका ताबा चुराया गया और ताबे के बर्तन सौंप कर ले गए। लोग गुस्से में आए और कहा कि बकरी ने पहले ही चेताया था पर हमने ध्यान न दिया। पर चोरी ने और भी हवाएं उड़ाई। किसी ने कहा कि यह कोई साजिश थी ताकि बकरी की साख और भय दोनों को बढ़ाया जा सके। कुछ ने आरोप लगाया कि वही सूदखोर और उसके लोग पीछे हैं क्योंकि बकरी ने उनके छुपे हुए अपराधों को उजागर किया था। मिली। फिर एक व्यापारी ने बताया कि बकरी ने कहा था कि उसकी गली में आने वाला मसलेदार फूस जल्दी खत्म होगा और कुछ ही दिनों में वह अनाज के दाम बदल गए। धीरे धीरे यह अफवाह महल तक पहुंची। लोगों ने इस बकरी को नूर की बकरी कहना शुरू कर दिया क्योंकि नूरपुर का नाम था और बकरी की आंखों में एक अजीब सी नूर सी झलक थी। अकबर को खबर मिली तो उनकी जिज्ञासा जगे बिना न रही। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि इस मामले की तह तक जाना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई भी उपहार या चमत्कार जिसे लोग समझ न पाएं, अराजकता और अंधविश्वास दोनों का स्रोत बन सकता है। बीरबल, जो अकबर के सबसे चतुर और सबसे दूरदर्शी सलाहकार थे, ने भी यह सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि पहले सही गलत का अंतर समझना चाहिए। कभी कभी चमत्कार प्रतीत होने वाली चीजें बस बड़ी सूक्ष्म समझ और वक्त की पढ़ाई का नतीजा होती हैं। अकबर ने बीरबल से कहा कि वे स्वयं नूरपुर जाएं और देखें कि असल में मामला क्या है। बीरबल ने अपनी लाठी संभाली, एक पुराना टोपी माथे पर रखा और हल्के से मजाक में कहा कि बकरी से पहले उसे चाय पिला दी जाए क्योंकि कई बार भविष्य की बातें सुनने से पहले चाय का गिलास जम जाता है। जब वे नूरपुर पहुंचे तो गांव वाले खुशी से फूल बरसाने लगे। बकरी गांव के चौक पर बांधकर रखी गई थी और उसके चारों ओर एक छोटा सा मजार जैसा माहौल था। लोग उससे कच्चे सी चीजें पूछते और वह किसी सधे हुए स्वर में कुछ बोंद बोंद बोलती या कम से कम लोग उसे उसके मौसी ध्वनि के साथ समझते थे। बीरबल ने शुरुआत में उस बकरी को साधारण नजरों से देखा। उसकी आंखें होठों से कम नजर आ रही थीं और वह जमीन की तरफ अधिक ताकती थी। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि बकरी कैसे भविष्य बताती है, किस भाषा में और क्या किस्तों में। एक विधवा औरत ने दस्तानेसी आवाज में कहा कि वह रात में चुपके से गांव के किनारों पर चली जाती है और सूर्योदय के पहले जो कुछ भी चपटी हुई चिड़िया सी वह बताती है, वह कुछ दिनों में सच निकल आता है। एक लड़का बोला कि वह जब भी बकरी के सामने लुढ़क कर उसे दाना देता है तो वह 3 बार घुरघुराकर कुछ अजीब आवाजें निकालती और वे आवाजें किसी गीत की तरह लोगों को समझ आती। बीरबल ने सब ध्यान से सुना और फिर सुझाया कि हम प्रयोग करके देखेंगे। उन्होंने कहा कि पहले कोई सरल प्रश्न पूछा जाए, कुछ ऐसा जिसका सच होने में देर न लगे। गांव के लोग सहमत हुए। किसी ने पूछा कि अगले दिन बाजार में टमाटर सस्ता होंगे या महंगा।
बकरी ने अपनी गहरी घुरघुरी में से एक स्वर निकाला और तुरंत ही गांव के एक बूढ़े हुक्मरान ने कहा कि वह कह रही है, लाल बादल जब सुबह उड़े तो टोकरी सजती। यह जवाब समझने में मुश्किल था, पर बीरबल ने हंसते हुए कहा कि इसका अर्थ है कि कल बारिश होगी और इसलिए टमाटर की आवक देर से होगी तो दाम बढ़ सकते हैं। अगले दिन सचमुच सुबह को हल्की बूंदाबांदी हुई और बाजार में टमाटर के भाव बढ़ गए। गांव वाले चकित हुए और बकरी की साख बढ़ती चली गई। धीरे धीरे बकरी की भविष्यवाणियां छोटी छोटी बातों से बड़ी बातों तक पहुंचने लगी। किसे कौन सा झगड़ा होगा, किस खेत को कौन सी फसल लाभ देगी, किस घर में बच्चा होगा। लोगों ने उसे मानना शुरू कर दिया। आशा और डर दोनों की एक नरमसी दीवार गांव के बीच में खड़ी हो गई। कुछ लोगों ने उसे सीधा भगवान का भेजा हुआ कहा, कुछ ने शैतान की चाल कहा और कुछ ने कहा कि बकरी तो बस लोगों के इशारों को पढ़ लेती है, किसी की नजर, किसी का हाव भाव, किसी की टोन और उसे समझकर बोलती है। बीरबल ने कहा कि सबसे खतरनाक बात तब आती है जब इंसान अपनी जिम्मेदारी बकरी पर छोड़ दे। वह बोले कि भविष्य का ज्ञान बार बार सुनकर लोग अपनी कोशिश बंद कर देंगे और हर समस्या के लिए बकरी की ओर देखते रहेंगे। पर लोगों के दिल में यह डर भी था कि अगर बकरी सच कहती है तो उसे नजरअंदाज करना भी जोखिम भरा होगा। अकबर की चश्मदीद उपस्थिति और बीरबल की सूझबूझ ने गांव में कुछ व्यवस्था लाई। दोनों ने कहा कि बकरी की बातों को सत्यापित करने के लिए सही प्रक्रियाएं अपनाई जाएं, पहले प्रयोग फिर निष्कर्ष। बीरबल ने लोगों से कहा कि वे अगले हफ्ते कुछ ऐसे प्रश्न रखेंगे जो स्पष्ट होंगे और हम देखेंगे कि बकरी कैसे प्रतिक्रिया देती है। यह सुनकर कुछ लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं, पर कुछ चुप रहे, विशेषकर वे लोग जो अपनी कमाई और स्वार्थ से बकरी की भविष्यवाणियों का लाभ उठा रहे थे। बीरबल के तरीके से काम करते हुए एक चमत्कार सा खुला। बकरी ने कुछ भविष्यवाणियां दी जो पहले से ही दर्ज थीं, पर उनकी व्याख्या अलग निकली। एक बार उसने कहा कि सांझ के समय नीले कपड़े वाले आदमी की छाया लंबी होगी और उसी शाम एक यात्री आया नीले कपड़े में, जो शहर के एक बड़े सूदखोर का यदि खुलासा करने का कारण बन गया। यात्री असल में सूदखोर का भाई निकला और उसने बताया कि सूदखोर गांव वालों से ज्यादा ब्याज लेता था। यह खुलासा नगर में हलचल ले आया और लोग बकरी की बातों को और मानने लगे। पर वहीं सूदखोर के करीबी लोगों ने बकरी पर शक जताया और कहा कि कोई न कोई चालबाजी जरूर होगी। किसी ने उसे मीठा खिलाकर दिमाग प्रभावित कर दिया होगा। किसी ने कहा कि बकरी किसी तरह से लोगों की बातें सुनकर उन्हें दोहरा रही है। बीरबल ने इन आरोपों को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमें बकरी के इर्द गिर्द छुपी हुई शक्ति का ध्यान रखना होगा। यदि इसके पीछे कोई मनुष्य हुआ तो इसका दुरुपयोग आसानी से हो सकता है। बीरबल ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर बकरी के पास प्रयोग किए। उन्होंने सुनना शुरू किया कि बकरी की कई बार बोलने की आदत उसके बच्चों की कत्थई आंखों और भूख से जुड़ी थी। वह अक्सर भूखी रहती और लोग सोचते कि जब वह दाना पाती तो उसकी खुशी में उसकी आवाज बदल जाती। बीरबल ने यह भी देखा कि बकरी के आसपास खड़े लोग अपनी उम्मीदें इतनी जोर से बोलते कि बकरी उनकी टोन और हाव भाव को अपने स्वर में टांग लेती और उससे ऐसी आवाज निकलती जो किसी अर्थ में लोगों के दिलों की प्रत्याशा बन जाती। यह एक सीधा सा संकेत था कि बकरी किसी अलौकिक शक्ति से ज्यादा मनुष्यों की उत्सुकता और सामाजिक संकेतों का प्रतिबिंब कर रही थी। फिर एक घटना आई जिसने पूरे नूरपुर को दो हिस्सों में बांट दिया। बकरी ने अचानक कहते हुए कि सरेआम आएगा काला ताबेसा तमाशा और घरों का सन्नाटा टूटेगा। कुछ लोगों ने इसे अर्थहीन कहा, पर कुछ ने इसे बड़े खतरे के संकेत के रूप में लिया। अगले ही दिन गांव के एक छोटे से व्यापारी का घर चोरी हुआ। उसका ताबा चुराया गया और ताबे के बर्तन सौंप कर ले गए। लोग गुस्से में आए और कहा कि बकरी ने पहले ही चेताया था, पर हमने ध्यान न दिया। पर चोरी ने और भी हवाएं उड़ाई। किसी ने कहा
कि यह कोई साजिश थी ताकि बकरी की साख और भय दोनों को बढ़ाया जा सके। कुछ ने आरोप लगाया कि वही सूदखोर और उसके लोग पीछे हैं, क्योंकि बकरी ने उनके छुपे हुए अपराधों को उजागर किया था। बीरबल ने शांत आवाज में जांच शुरू करी। उन्होंने उन सभी लोगों से बात की जो उस रात में गांव के किनारे देखे गए थे। उन्होंने छिपे हुए सुरागों को एक एक कर जोड़ा। पत्थर पर एक नई खरोंच जो सामान्य नहीं थी, जानवरों के पाव के निशान लेकिन मिक्स पाव, और एक अजीब सी शराब की बोतल जो व्यापारी के घर के पास पड़ी मिली। ये संकेत मिलकर यह बताते थे कि चोरी एक साधारण डकैती नहीं थी, यह कोई योजना थी। बीरबल ने गांव के कुछ युवा चौकियों से कहा कि वे रात तक दुकान दुकान की गश्त बढ़ाएं और वे खुद भी छुपकर देखते रहे। जांच में उन्होंने पाया कि वही कुछ लोग जो बकरी की भविष्यवाणियों से लाभ उठा रहे थे, उन्होंने दुकानें गिरानी और अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थीं ताकि लोग डरकर उनकी सलाह मान लें। सूदखोर का नाम वापस सामने आया। उसने कुछ गुंडों को भाड़े पर रखकर चोरी करवाई और उन्हें टिका दिया कि वे बकरी की चेतावनियों की हवा फैलाएं। उनका मकसद सीधा था, गांव में अनिश्चितता बढ़े, लोग व्यापारी समूह का भरोसा करें और सूदखोर उनका ऋण बढ़ा दे। यह खोज गांव वालों के लिए चौंकाने वाली थी। वे उस व्यक्ति में विश्वास करते थे जो अब शैतानी चालें चला रहा था। बीरबल ने फिर एक अलग योजना बनाई। उसने गांव के बीचों बीच एक बड़ा मेला सजाया और कहा कि इस मेले में हर कौन सी भविष्यवाणी को सच साबित करने का तरीका रखा जाएगा। जो भी बकरी की किसी भविष्यवाणी का दुरुपयोग करता पाया जाएगा, उसे सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाएगा। मेले के दिन गांव की भीड़ उमड़ी। बीरबल ने खुद एक खेल की तरह यह सब पेश किया, उलाहना नहीं बल्कि चुनौती। उन्होंने बकरी को एक मंच पर रखा और कहा कि अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आकर किसी भविष्यवाणी को जांच कर सकता है। इससे लोगों के बीच का भय कुछ कम हुआ और उत्सुकता बढ़ी। उस मेले में एक बड़ा मोड़ आया जब उसी सूदखोर का सगा धनिक, जो लोगों के बीच दयावान की छवि बनाए रखा करता था, मंच पर आया और दांव लगाकर कहा कि वह साबित कर सकता है कि बकरी नकली है। बीरबल ने उसे अनुमति दी, पर शर्त रखी कि जो भी प्रमाण लाएगा वह स्वयं गांव की सद्भावना के लिए उपयोग करने को तैयार रहेगा यदि वह गलत पाया गया। धनिक ने पन्नों पर कुछ दस्तावेज और गवाहों की सूची दी, पर बीरबल ने ध्यान से देखा। कई गवाहों के चेहरे डर से फीके थे। बीरबल ने उनकी आंखों में झांका और समझ गया कि कुछ लोगों को उन्हीं व्यापारिक दबावों ने झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। उसने सूदखोर और धनिक के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, बोतलों के निशान, चोरी की दिनचर्या और उन गुंडों के बयान जो दबाव में आए थे। अंत में सच सामने आया। सूदखोर और उसके लोग पकड़े गए। उनका खेल फेल हो गया और गांव ने राहत की सांस ली। पर बीरबल ने गांव को समझाया कि समस्या केवल दुरुपयोग की थी। सच्ची समस्या तो यह थी कि लोग अपनी सारी जिम्मेदारी एक बकरी पर डाल चुके थे। उन्होंने कहा कि भविष्य भी एक नदी है जिसे हम पक्के पुल के बिना नहीं पार कर सकते। बकरी केवल एक संकेतक है, पर असली काम लोगों के ऊपर ही है। इसलिए बीरबल ने कुछ नियम बनाए। बकरी की बातें सुनो, पर उन पर अंधविश्वास न करो। निर्णय सामूहिक रूप से लो और जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे उन पर विधि चुनी जाएगी। समय के साथ नूरपुर ने बकरी को नई परिभाषा दी। उसे अब अंधेरे का दर्पण नहीं समझा गया, पर एक ऐसे साथी के रूप में देखा गया जिसने लोगों को उनके भीतर झांकने का अवसर दिया। बीरबल ने कुछ दिनों तक गांव में रहकर लोगों को यह सिखाया कि किस तरह बकरी की भविष्यवाणियों को प्रयोगात्मक तरीके से परखना चाहिए, क्योंकि भविष्य की बातें अक्सर संभावना होती हैं, हद नहीं। उन्होंने गांव के युवाओं को सिखाया कि कैसे मौसम, फसल, बाजार और मानव व्यवहार की सूक्ष्म संकेतों को पढ़कर भविष्य के अनुकूल निर्णय लिए जा सकते हैं।
नूरपुर सीख गया कि यदि किसी चीज का ज्ञान मान लिया जाए और उस पर निर्भरता विकसित कर ली जाए तो वह ज्ञान खुद विनाश का कारण बन सकती है। अकबर जब वापस महल लौटे तो उन्होंने बीरबल की तारीफ की, न सिर्फ उन चालों के लिए जिन्होंने अपराधियों को बेनकाब किया, बल्कि इसलिए भी कि बीरबल ने लोगों को यह सिखाया कि भविष्य जानना एक जिम्मेदारी भी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा कि असली भविष्यवाणी तो यही है कि इंसान जब भी अपनी आंखें खोलकर देखे और दूसरों के साथ न्याय करे, तब भविष्य बेहतर बनता है। कहानी के आखिरी हिस्से में बकरी की एक बड़ी भविष्यवाणी आई। वह बोली कि एक दिन नूरपुर की मटमैली जमीन पर नीले फूल खिलेंगे और गांव का नाम अखंड रहेगा। लोग कुछ दिनों तक उस वाक्य को भूलकर रहते, पर कुछ समय के बाद गांव में एक नई योजना बनी। लोगों ने मिलकर गांव में पेड़ लगाए, तालाब की मरम्मत करवाई और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। वर्षों बाद सचमुच गांव में खेतों के किनारों पर नीले फूल उगे जो दूर दूर तक दिखाई देते और नूरपुर की उपज में भी बढ़ोतरी आई। बकरी की एक और बात सच निकली, पर इस बार सच का श्रेय केवल किसी भविष्यवाणी को नहीं दिया गया, उसे मेहनत, समझ और सामूहिक प्रयास का फल माना गया। अंत में बकरी, जो कभी रहस्यमयी नूर की तरह गांव की आशा और भय दोनों रही, गांव की साधारण सी साथी बनकर रह गई। वह बच्चों के साथ खेलती, बूढ़ों के कंधों पर सिर रखकर सोती और कभी कभी अचरज भरी आवाज में कुछ सीख देती, पर अब लोग जानते थे कि उसकी बातें तभी वजनदार होंगी जब वे अपने विवेक और काम से उन्हें पूरा करें। बीरबल ने कहा कि हर जुबान में भविष्य की बातें होती हैं, पर उन बातों को आज की मेहनत से मिलाकर ही सुंदर भविष्य बनता है। और अकबर का महल, जो कभी नूर की बकरी जैसी चीजों को चुटकी में नहीं लेता था, उसने भी सीखा कि चमत्कारों का आदर ठीक उसी समय से होना चाहिए जब वे सम्मान के साथ जिम्मेदारी से लिए जाएं। बीरबल की सूझबूझ ने नूरपुर को केवल एक गांव नहीं बनाया, उसने उसे एक ऐसी जगह बना दिया जहां भविष्य का ज्ञान और आज का कर्म साथ चलते हैं। नूरपुर की कहानियां दूर दूर तक फैलती रहीं और जिस बकरी ने लोगों को भविष्य की नर्मसी झलक दिखलाई, वही बकरी गांव की चौपालों पर दीवारों की तरह टिक गई। एक स्मरण की भविष्य सिर्फ सुना हुआ कथन नहीं, उसे जीना और वही बनाना पड़ता है। बीरबल ने शांत आवाज में जांच शुरू करी। उन्होंने उन सभी लोगों से बात की जो उस रात में गांव के किनारे देखे गए थे। उन्होंने छिपे हुए सुरागों को एक एक कर जोड़ा, पत्थर पर एक नई खरोंच जो सामान्य नहीं थी, जानवरों के पांव के निशान लेकिन मिक्स पाव, और एक अजीब सी शराब की बोतल जो व्यापारी के घर के पास पड़ी मिली। ये संकेत मिलकर यह बताते थे कि चोरी एक साधारण डकैती नहीं थी, यह कोई योजना थी। बीरबल ने गांव के कुछ युवा चौकियों से कहा कि वे रात तक दुकान दुकान की गश्त बढ़ाएं और वे खुद भी छुपकर देखते रहे। जांच में उन्होंने पाया कि वही कुछ लोग जो बकरी की भविष्यवाणियों से लाभ उठा रहे थे, उन्होंने दुकानें गिरानी और अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थीं ताकि लोग डरकर उनकी सलाह मान लें। सूदखोर का नाम वापस सामने आया। उसने कुछ गुंडों को भाड़े पर रखकर चोरी करवाई और उन्हें टिका दिया कि वे बकरी की चेतावनियों की हवा फैलाएं। उनका मकसद सीधा था, गांव में अनिश्चितता बढ़े, लोग व्यापारी समूह का भरोसा करें और सूदखोर उनका ऋण बढ़ा दे। यह खोज गांव वालों के लिए चौंकाने वाली थी। वे उस व्यक्ति में विश्वास करते थे जो अब शैतानी चालें चला रहा था। बीरबल ने फिर एक अलग योजना बनाई। उसने गांव के बीचों बीच एक बड़ा मेला सजाया और कहा कि इस मेले में हर कौन सी भविष्यवाणी को सच साबित करने का तरीका रखा जाएगा। जो भी बकरी की किसी भविष्यवाणी का दुरुपयोग करता पाया जाएगा, उसे सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाएगा। मेले के दिन गांव की भीड़ उमड़ी। बीरबल ने खुद एक खेल की तरह यह सब पेश किया, उलाहना नहीं बल्कि चुनौती। उन्होंने बकरी को एक मंच पर रखा और कहा कि अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आकर किसी भविष्यवाणी को जांच कर सकता है।
इससे लोगों के बीच का भय कुछ कम हुआ और उत्सुकता बढ़ी। उस मेले में एक बड़ा मोड़ आया जब उसी सूदखोर का सगा धनिक, जो लोगों के बीच दयावान की छवि बनाए रखा करता था, मंच पर आया और दांव लगाकर कहा कि वह साबित कर सकता है कि बकरी नकली है। बीरबल ने उसे अनुमति दी पर शर्त रखी कि जो भी प्रमाण लाएगा वह स्वयं गांव की सद्भावना के लिए उपयोग करने को तैयार रहेगा यदि वह गलत पाया गया। धनिक ने पन्नों पर कुछ दस्तावेज और गवाहों की सूची दी पर बीरबल ने ध्यान से देखा। कई गवाहों के चेहरे डर से फीके थे। बीरबल ने उनकी आंखों में झांका और समझ गया कि कुछ लोगों को उन्हीं व्यापारिक दबावों ने झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। उसने सूदखोर और धनिक के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, बोतलों के निशान, चोरी की दिनचर्या और उन गुंडों के बयान जो दबाव में आए थे। अंत में सच सामने आया। सूदखोर और उसके लोग पकड़े गए, उनका खेल फेल हो गया और गांव ने राहत की सांस ली। पर बीरबल ने गांव को समझाया कि समस्या केवल दुरुपयोग की थी। सच्ची समस्या तो यह थी कि लोग अपनी सारी जिम्मेदारी एक बकरी पर डाल चुके थे। उन्होंने कहा कि भविष्य भी एक नदी है जिसे हम पक्के पुल के बिना नहीं पार कर सकते। बकरी केवल एक संकेतक है, पर असली काम लोगों के ऊपर ही है। इसलिए बीरबल ने कुछ नियम बनाए। बकरी की बातें सुनो पर उन पर अंधविश्वास न करो। निर्णय सामूहिक रूप से लो और जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे उन पर विधि चुनी जाएगी। समय के साथ नूरपुर ने बकरी को नई परिभाषा दी। उसे अब अंधेरे का दर्पण नहीं समझा गया, पर एक ऐसे साथी के रूप में देखा गया जिसने लोगों को उनके भीतर झांकने का अवसर दिया। बीरबल ने कुछ दिनों तक गांव में रहकर लोगों को यह सिखाया कि किस तरह बकरी की भविष्यवाणियों को प्रयोगात्मक तरीके से परखना चाहिए, क्योंकि भविष्य की बातें अक्सर संभावना होती हैं, हद नहीं। उन्होंने गांव के युवाओं को सिखाया कि कैसे मौसम, फसल, बाजार और मानव व्यवहार की सूक्ष्म संकेतों को पढ़कर भविष्य के अनुकूल निर्णय लिए जा सकते हैं। नूरपुर सीख गया कि यदि किसी चीज का ज्ञान मान लिया जाए और उस पर निर्भरता विकसित कर ली जाए तो वह ज्ञान खुद विनाश का कारण बन सकती है। अकबर जब वापस महल लौटे तो उन्होंने बीरबल की तारीफ की, न सिर्फ उन चालों के लिए जिन्होंने अपराधियों को बेनकाब किया, बल्कि इसलिए भी कि बीरबल ने लोगों को यह सिखाया कि भविष्य जानना एक जिम्मेदारी भी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा कि असली भविष्यवाणी तो यही है कि इंसान जब भी अपनी आंखें खोलकर देखे और दूसरों के साथ न्याय करे, तब भविष्य बेहतर बनता है। कहानी के आखिरी हिस्से में बकरी की एक बड़ी भविष्यवाणी आई। वह बोली कि एक दिन नूरपुर की मटमैली जमीन पर नीले फूल खिलेंगे और गांव का नाम अखंड रहेगा। लोग कुछ दिनों तक उस वाक्य को भूलकर रहते, पर कुछ समय के बाद गांव में एक नई योजना बनी। लोगों ने मिलकर गांव में पेड़ लगाए, तालाब की मरम्मत करवाई और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। वर्षों बाद सचमुच गांव में खेतों के किनारों पर नीले फूल उगे जो दूर दूर तक दिखाई देते और नूरपुर की उपज में भी बढ़ोतरी आई। बकरी की एक और बात सच निकली, पर इस बार सच का श्रेय केवल किसी भविष्यवाणी को नहीं दिया गया, उसे मेहनत, समझ और सामूहिक प्रयास का फल माना गया। अंत में बकरी, जो कभी रहस्यमयी नूर की तरह गांव की आशा और भय दोनों रही, गांव की साधारण सी साथी बनकर रह गई। वह बच्चों के साथ खेलती, बूढ़ों के कंधों पर सिर रखकर सोती और कभी कभी अचरज भरी आवाज में कुछ सीख देती, पर अब लोग जानते थे कि उसकी बातें तभी वजनदार होंगी जब वे अपने विवेक और काम से उन्हें पूरा करें। बीरबल ने कहा कि हर जुबान में भविष्य की बातें होती हैं, पर उन बातों को आज की मेहनत से मिलाकर ही सुंदर भविष्य बनता है। और अकबर का महल, जो कभी नूर की बकरी जैसी चीजों को चुटकी में नहीं लेता था, उसने भी सीखा कि चमत्कारों का आदर ठीक उसी समय से होना चाहिए जब वे सम्मान के साथ जिम्मेदारी से लिए जाएं। बीरबल की सूझबूझ ने नूरपुर को केवल एक गांव नहीं बनाया, उसने उसे एक ऐसी जगह बना दिया जहां भविष्य का ज्ञान और आज का कर्म साथ चलते हैं।
नूरपुर की कहानियां दूर दूर तक फैलती रहीं और जिस बकरी ने लोगों को भविष्य की नर्मसी झलक दिखलाई, वही बकरी गांव की चौपालों पर दीवारों की तरह टिक गई। एक स्मरण की भविष्य सिर्फ सुना हुआ कथन नहीं, उसे जीना और वही बनाना पड़ता है।